Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, so welcome to our English sessions. Preposition हमने दो क्लास पहले स्टार्ट किया था. Today is the third class, and in this slide, first of all, we will complete the first phase, second phase. Second phase, नहीं, first phase. First of all, we will complete the first phase of the preposition chapter. Last हमने जो स्लाइड की थी, एक बार क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं. हमने क्या सीखा था कि किसी कारण से जब डेथ हो जाती है तो जनरली अपन ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं. तो इन सब में क्या आ जाएगा? ऑफ ऑफ ऑफ. ठीक है. डेट के केस में एक्सेप्शन था. इन डेट, कर्जे में ये एक्सेप्शन था. और ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग और बाउंड से हम फ्रॉम लगाते हैं. ठीक है. और जब डेथ नहीं हुई हो, केवल बीमारी हुई हो, तो इल के साथ विथ आता है और सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है. ये हमने लास्ट कवर किया था ना, तो डिटेल में हमने एक एक को उठाया था, उसके आप वीडियो देख सकते हो. अभी आज अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड फेज का. एक लास्ट ऑफ प्रीपोजिशन का एक यूज है, थोड़ा सा स्लाइटली, मतलब अपन ने एक तरीके से मार्जिनल यूज लिया है इसका. बहुत ही कम यूज होता है, बट फिर भी आ जाए तो कह नहीं सकते, है ना. इसमें आप प्रीपोजिशन भरिए. राजस्थान इज डैश द वेस्ट डैश. क्या आएगा? इन द वेस्ट ऑफ इंडिया. इजी था काफी. राजस्थान इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पे मैं आपको ऑफ प्रीपोजिशन का ये यूज बताना चाह रहा हूं कि अगर हम प्लेस को सेपरेट करके बताएं, जैसे इंडिया का वेस्ट पार्ट राजस्थान है, तो प्लेस को सेपरेट करने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे. प्लेस को सेपरेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे. रूल पढ़ो. स्पेस में सेपरेट, स्पेस मतलब वही प्लेस में सेपरेशन दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं. इसी हिसाब से आप इन दोनों में प्रीपोजिशन भर दीजिए. इवन इसमें, और एक और था क्या? नहीं, इसमें, इन तीनों में भी आप प्रीपोजिशन भरिए. बोलो वंश, क्या भरेगा? चाइना इज डैश द नॉर्थ डैश इंडिया. प्रीपोजिशन भरना है. क्या भरेगा? बोलो गरिमा. इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. आगे बोलो बांग्लादेश इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया. आगे बोलो पाकिस्तान इज वेस्ट ऑफ इंडिया. आपको बता दें, यही सही है, बाकी तीन आपने गलत भरे. तो चीजें उतनी आसान भी नहीं होती जितनी हम समझते हैं. देखो, यहां तो हर जगह ऑफ आएगा, गलती इसकी नहीं है. अब ऑफ प्रीपोजिशन चल रहा है तो ऑफ के साथ जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको भी तो सीखना है. ऐसे तो ना ऑफ पे पकड़ के बैठ जाएंगे ना. तो स्पेस में सेपरेशन जब अपन करते हैं तो इस जगह तो ऑफ ही आता है हमेशा, बट इस जगह क्या आएगा उसको सोचना है. तो अब सुनो ध्यान से, जो मैं कहने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. राजस्थान भारत के वेस्ट में है, तो राजस्थान इंडिया में ही है, इसलिए इन आया. चाइना इंडिया के नॉर्थ में, लेकिन चाइना इंडिया में थोड़ी ना है. तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि चाइना इंडिया के नॉर्थ में है, मैं ऐसे कहूंगा चाइना इंडिया के नॉर्थ को है. उसके नॉर्थ को लगा हुआ है, उसके अंदर थोड़ी ना. सो इनकी जगह टू आएगा. टू द नॉर्थ, टू द ईस्ट, टू द वेस्ट. बांग्लादेश इंडिया के ईस्ट में नहीं है, बांग्लादेश इंडिया के ईस्ट को है, उसको लगा हुआ है ना. पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट में नहीं है. वेस्ट में तब लिखता जब वो उसके अंदर होता, उसके अंदर नहीं है ना, तो उसको वेस्ट को लगा हुआ है, बस वेस्ट को ऐसे सटा हुआ है. तो फिर यहाँ क्या आएगा? टू. तो यहाँ पे तो प्रीपोजिशन फिक्स है. यहाँ पे इन और टू में से दो प्रीपोजिशन आ सकते हैं. अगर ये भाई साहब इसके अंदर है तो इन, और अगर अंदर नहीं है उसको लगे हुए हैं तो टू. समझ आया? क्लियर है? अभी मैं केरला के बारे में कहूं तो केरला इज इन द साउथ ऑफ इंडिया या टू द साउथ ऑफ इंडिया. और श्रीलंका के लिए कहूं तो श्रीलंका इज इन द साउथ ऑफ इंडिया या टू द साउथ ऑफ इंडिया. आप समझ गए आप? तो जैसे प्लेस को सेपरेट करने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन और उसके साथ में कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम टाइम को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि ही गॉट 2 प्रमोशंस विद इन अ ईयर डैश हिज सर्विस. उसकी सर्विस के एक साल के अंदर ही उसको 2 प्रमोशन मिले. तो सर्विस एक साल की है, तो जैसे वहां पे इंडिया का वेस्ट था, इंडिया का नॉर्थ था, तो सर्विस एक साल की है. तो सर्विस में सेपरेट करने के लिए भी अपन ऑफ प्रीपोजिशन का, मतलब टाइम में सेपरेट करने भी अपन ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं. तो प्लेस में सेपरेशन स्थापित करने के लिए और टाइम में सेपरेशन स्थापित करने के लिए, भाई सर्विस का टाइम क्या है, जैसे यहाँ पे इंडिया का वेस्ट क्या है तो ऑफ से कनेक्ट किया. यहाँ पे सर्विस का समय क्या है वो बताने के लिए हमने ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया. ठीक है, इजी सा रूल है ये. ये टाइम में सेपरेशन दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड फेज, ये थोड़ा सा पोर्शन लास्ट का ही पार्ट एक तरीके से रह गया था उस दिन. अब यहाँ से अपन सेकंड फेज स्टार्ट कर रहे हैं. सेकंड फेज में क्या आएगा बेटा?
सेंटेंस टू सेंटेंस याद रखना पड़ेगा। अब वो सेंटेंस टू सेंटेंस याद कैसे रहेगा, जब अपन उन सेंटेंस और डेली रूटीन के सेंटेंस हैं सारे के सारे, आप जितना हो सके इनको डेली रूटीन में यूज करो। घर पे नहीं यूज कर सकते तो इवन आपके स्कूल्स और ट्यूशंस पे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आपके वर्क प्लेस पे तो। घर में चलो नहीं मैनेज हो पाता, लेकिन घर में भी कर सकते हो, छोटे मोटे सेंटेंस है। जितना ज्यादा हम उसको यूज करेंगे उसके प्रीपोजिशन याद होते चले जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है, और कोई भी तरीका नहीं है। तरीका यहाँ तक खत्म हो गए, यहाँ तक जो थे वो फिक्स रूल्स थे, अब रूल्स नहीं चलेंगे। ओके, सेकंड फेज शुरू होता है, सेंटेंस पढ़ते हैं। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर मतलब असामान्य तरीके से जो प्रीपोजिशन फिक्स किए जाते हैं, जो रूल के हिसाब से कुछ और लगते हैं लेकिन एक्चुअली कुछ और होते हैं, और यही गलतियां करवाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इर्रेगुलर यूजेस ऑफ सम प्रीपोजिशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, अलग अलग एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले अलग अलग प्रीपोजिशन। तो ये आज की क्लास में पूरा यही चलेगा। पढ़ो सेंटेंस। व्हाट्स द टाइम, सबको प्रीपोजिशन भरना है ना, डैश योर वॉच, सब अपना अपना। नहीं, व्हाट्स द टाइम डैश योर वॉच, मीनिंग भी समझ में आना चाहिए ना, क्या मीनिंग है इसका, तुम्हारी वॉच में कितना समय, तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है ना। तो बढ़ो, जल्दी जल्दी बताओ, वंश बताओ, जो भी लग रहा हो बोलो। हम्म 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 ओ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इरेगुलर यूज है, जो लगेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो लगेगा भी नहीं, मतलब बहुत दूर दूर तक उसके चांसेस भी नहीं लगेंगे आपको, और कई बार फिर थोड़ा बहुत मैच भी हो जाएगा। तो करेक्ट प्रीपोजिशन इज बाय योर वॉच। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। अब आप क्या करें, आप टाइम तो पूछते ही होंगे, है ना, कुछ दिन घड़ी मत पहनो, एक दूसरे से टाइम पूछो, एक दूसरे से पूछो, और ये सेंटेंस बोल बोल के पूछो, तो फिर देखो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच होता है। मैंने क्या कहा, इरेगुलर यूज, इट विल नॉट गो विथ रूल्स, इट विल नॉट गो बाय रूल्स। नहीं, तू तो डायरेक्ट ऐसे ही देख लेना कि व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच होता है, इन योर वॉच होता है, वो पता चल जाएगा। तो हिंदी ट्रांसलेट, तू गूगल से सेंटेंस में बाय या इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा ऐसे पूछ लेना सीधे, ट्रांसलेट क्यों कर रहा है, ट्रांसलेशन में तो फिर भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखें, अब सारे ऐसे ही मिलेंगे बेटा, तो थोड़ा सा कुर्सी की पेटियां बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, पेटियां घर से लाया करो अपनी अपनी। हाँ, अब जैसे कृतिका ने पूछा सर व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, तो मैंने आंसर दे दिया, इट इज 10 to 11। ठीक है, इट इज 10 to 11। कृतिका ने कहा गलती हो गई इंग्लिश में पूछ के, आंसर भी सर ने इंग्लिश में दे दिया, अब तो समझ ही नहीं आ रहा 10 to 11 का मतलब क्या है। मैंने अगर आंसर दिया इट इज 10 to 11, तो क्या टाइम हुआ होगा उस टाइम एक्चुअली, 10:30, 10:30। एवरेज निकालिए इसने 10 और 11 का, अभी मैथ्स की जोन में ही है बेटा, ग्रामर पे आजा। 10:11 यानी 10:11, ऐसा लग रहा है। हाँ, आपको क्या लग रहा है, मैंने आपको आंसर दिया है कृतिका, इट इज 10 to 11, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इंग्लिश में टाइम नहीं पूछो, आप इंग्लिश में ही पूछोगे। 10 से 11, 10 बज के 11 मिनट, 10:11 यानी मौलिक 11:10, उल्टा कर दिया इसने इन दोनों का। हाँ, नहीं सब उनके बीच में टाइम, 10:30। तो एवरेज, हाँ बोलो वंश। 10:11। ठीक है, तो सबका आंसर गलत है। द करेक्ट आंसर इज, टाइम हुआ है इस समय 10:50। 10, 10, अरे सुन तो लो, 10 to 11 का मतलब है 11 बजने में 10 कम है, 11 से 10 कम है, 10 to 11, 10 मिनट और हो जाए तो हम 11 पे पहुंच जाएं। नहीं सुनी तभी तो सुना रहा हूँ। नहीं, ये अंडरस्टूड है कि 10 मिनट है और 11 आवर्स है, ये अंडरस्टूड है। 10 to 11:40। देखो फिर अलग अलग अगर PM AM लगा दो, 40 लगा दो, तो मीनिंग चेंज होगा, बट ये तरीका है टाइम बताने का। तो 10:05। तो उसका भी बता रहा हूँ ना बेटा, बता रहा हूँ, अभी आने दे, पूरा खत्म नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। 10 to 11 का मतलब है 11 बजने में 10 मिनट कम है, यानी कि 10:50 हुए हैं। ठीक है, देखो आपसे कभी भी कोई टाइम पूछेगा ना, सुनो मेरी बात सुन, आपसे कभी भी कोई टाइम पूछेगा ना, तो आप या तो ऐसे बताओगे 10:00 हुए हैं, या फिर ऐसे बताओगे कि इतने बजने में इतने मिनट कम है, या तो कितने हुए हैं वो बताते हो या कितने कम है वो बताते हो, मानते हो। तो जब कम ही हो तो ऐसे बताना, और जब इसने कहा कि सर आगे निकल जाए जैसे 10:05, तो ऐसे थोड़ा बोलेंगे 11 बजने में 55 मिनट कम, वो तो बहुत उल्टा घूम के आने का तरीका हो जाएगा। तो आप सीधा कैसे बताएंगे, तो टू को पास्ट से रिप्लेस कर देंगे, इट इज 10 past 11, इट इज 10 past 11। 10 past 11 का मतलब है 11:10 हो चुके हैं, 11 पास्ट हो चुका है, 11 पास्ट हो चुका है, कितनी देर पहले पास्ट हुआ है, 10 मिनट पहले 11 पास्ट हो चुका है, 11 गुजर चुका है, पास्ट हो गया ना, गुजर हो गया। ठीक है ना,
तो 11 गुजर चुका है 10, तो इसका मतलब है 11 बजकर 10 मिनट, इसका मतलब है 11 बजने में 10 मिनट। अब 10:30 को आप या तो 10:30 to 11 भी बोल सकते हो, या 10:30 भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों जगह एक ही जगह आगे पहुंच रहे हो आप। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो तीनों रूल्स क्लियर है। अब ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करो आज के बाद, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। आई टोल्ड इट डैश हिज फेस। कहते हैं ना कई बार, मैं तो उसको मुंह पे ही सुनाया, मैं तो उसको मुंह पे ही सुनाया, मैं तो उसको मुंह पे ही कह दिया। हाँ, उल्टा सीधा लगाना है, मतलब लगाना है उल्टा सुलटा है। हाँ, एट हिज फेस। हाँ, ऑन हिज फेस। अब आप तो बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चल रहे हो। मैंने उसको फेस पर कहा, तो जैसे कि ये बुक टेबल पर है तो ऑन लगाते थे सर, तो मैंने उसको मुंह पर कहा, तो मुंह पे थोड़ा लिख के आया आप उसके। ऑन प्रीपोजिशन हम सरफेस से टच होता है तब लिखते हैं, तो आपकी बात उसको सरफेस को टच कर रही है। ठीक है ना। हाँ बताओ। एट हिज फेस। हाँ, अभी तक तो किसी का भी सही नहीं है। नहीं, उसके चेहरे से आप कैसे कहोगे, आप आपके चेहरे से ही कहोगे। ठीक है, यस, टू हिज फेस। आई टोल्ड इट टू हिज फेस। टू हिज फेस का मतलब है वो सामने खड़ा है, और मैं उसको, टू का मतलब होता है मेरी बात उस तक पहुंच रही है, फ्रॉम टू मेरा कन्वर्जेशन उसको जा रहा है, तो उसके फेस के सामने रह के मैंने उसको ये बात कही, टू हिज फेस। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। आई आस्क्ड ए क्वेश्चन डैश हिम। मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा। अब ये तो आप सोच ही नहीं सकते। ये तो आपको बिल्कुल, अभी मैं आंसर बताऊंगा तो आपको सर आप गलत बता रहे हो। ठीक है, फिर भी ट्राई करो। नहीं, टू तो होता तो इतना आसान, फिर इस फेज में नहीं होता, फिर वो उस फेज में होता, उस सेक्शन में होता। यस, वेरी गुड। आई आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑफ हिम, तो हमेशा याद रखना, इजी था ये, मतलब सुना है आपने कभी? देखो इस एक्सप्रेशन को याद रखो। टू आस्क समथिंग ऑफ समबडी होता है, टू आस्क समथिंग ऑफ समबडी। जो चीज पूछी जा रही है वो इधर रखी जाती है, जिससे पूछी जा रही है वो इधर रखी जाती है, और बीच में ऑफ को फिट किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिम से, तो ये हो गया समथिंग। समथिंग मतलब कोई निर्जीव वस्तु, समबडी मतलब कोई जीवित प्राणी। तो जीवित प्राणी से कोई चीज पूछी जाएगी, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई मैटर, कोई सवाल, कुछ भी आप कोई टॉपिक पूछो, तो उसको तो इधर रखो और बीच में ऑफ लगाओ और इधर लगाओ। तो सेंटेंस याद करने के बजाय ये एक्सप्रेशन याद करो, तो ये प्रीपोजिशन याद होते चले जाएंगे, बीच बीच में बताता रहूंगा। तो क्या होता है, टू आस्क समथिंग ऑफ समबडी, टू आस्क समथिंग ऑफ समबडी। अब आप क्वेश्चन तो पूछते ही होंगे ना एक दूसरे से, तो ये सेंटेंस का प्रयोग बताओ, आप क्लास में कर सकते हो ना कई बार। ठीक है ना। सर आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन ऑफ यू, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये सेंटेंस यूज कर सकते हो ना। यूज करते करते ही याद होगा, और कोई तरीका नहीं है। कोई जड़ी बूटी नहीं है जो आपको पिला दूं और उससे याद हो जाए। इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज इस्तेमाल करने से ही समझ में आती है और प्रैक्टिस में आती है। नेक्स्ट। ही इज गुड, ही इज बैड, ही इज स्लो, ही इज बिजी। चलो बिजी को बाद में लेते हैं, इसको मैं बताओ पहले तो। He is good in mathematics. मैथ्स में अच्छा है, कहते तो ये नहीं मेरा बच्चा मैथ्स में काफी अच्छा है, मम्मियाँ कहती हैं, है ना। At mathematics. पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में बुरा है। ही इज बैड इन फिजिक्स, वो फिजिक्स में बुरा है। ही स्लो, वो धीमा है, लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज, वो एक विदेशी भाषा सीखने में काफी धीमा है, मतलब धीरे सीखता है वो। या ही इज फास्ट। He is good to mathematics. हाँ बताओ, वो मैथमेटिक्स के लिए अच्छा है। मतलब मैथमेटिक्स के लिए अच्छा व्यवहार है उसका। Irregular है. जैसे मैं कहूँ चर्चित इज गुड टू मी, यानी कि वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे से अच्छा बिहेव करता है, तो ही इज गुड टू मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स से अच्छा बिहेव करता है। मैथमेटिक्स कोई व्यक्ति नहीं है ना। हाँ बोलो, ट्राई करो भाई, ट्राई करो। इन तो गलत है जो आपको लग रहा है, सबसे अप्रोप्रिएट तो सबसे गलत होता है, हम इसमें याद रखना है ना। सबसे जो अप्रोप्रिएट आपको लगता है ना, जो आप, अच्छा एक चीज और, एक एक चीज और, अभी जो ये सेक्शन शुरू हुआ है ना, सेक्शन बी, इसमें हिंदी टू इंग्लिश काम नहीं करता। अक्सर अपन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके प्रीपोजिशन लगाते हैं, जैसे जहाँ पे मैं लग रहा है वहाँ इन लगा देते हैं, जहाँ पर लगना है वहाँ ऑन लगा देते हैं, जहाँ के द्वारा लगना है वहाँ बाय लगा देते हैं, जहाँ के लिए लगना है वहाँ फॉर लगा देते हैं, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे इस सेकंड सेक्शन में तो ये चीज सोचना भी मत, हिंदी टू इंग्लिश इतना काम नहीं करेगी, यानी इन नहीं आएगा, उसने पता लगा लिया। एट, हाँ। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज एट। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज बैड, पढ़ा है आपने कहीं, कहीं इसी बुकलेट से पढ़ के आए हो। ही इज बैड एट फिजिक्स, ही इज स्लो एट। तो गुड एट, बैड एट, स्लो एट, क्विक एट, हमेशा इन सब में एट आएगा। ये सेंटेंस बार बार इस्तेमाल करो तभी याद होगा। कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा है, बुरा है, धीमा है, फास्ट है, कैसा है,
तो वो क्वालिटी यहाँ लिखेंगे और फिर जिस चीज के प्रति उसकी बात करी जा रही है उसके बीच में एट फिक्स करें। ठीक है, चलो ही इज बिजी, ये इजी है वैसे, आप ये आपने सेंटेंस कई बार यूज भी किया होगा। वो अपने प्रोजेक्ट वर्क में बिजी है, तो मैं के हिसाब से इन तो नहीं आएगा, ये तो समझ गया है ना। लेकिन बिजी के साथ तो आपने कई बार यूज किया होगा यार। At. नहीं, इसमें एट नहीं आएगा। सोचो सोचो थोड़ा, एक दो प्रीपो, नहीं From. नहीं, अब तुक्के मत लगाओ। बिजी विथ, यार ये तो यूज किया करना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से तो आपने यूज किया भी होगा कि ही इज बिजी विथ हिज वर्क, ही इज बिजी विथ हिज प्रोजेक्ट, बिजी के साथ विथ आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट। द बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री, बोलो। Under the tree. अंडर द ट्री, सबसे बकवास आंसर। ठीक है, In फिर the इसमें tree. तेरा क्या ख्याल है? द बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। At the. ब्रांचेस मतलब शाखाएं, पेड़ की शाखाओं में बैठे हैं, इसमें पेड़ में बैठे हैं, इसमें पेड़ की शाखाओं में बैठे हैं। ठीक है, अब बर्ड्स नहीं बैठे, हम चर्चित बैठा है। ही वॉज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ए ट्री, वो ट्री की छाया में बैठा है। In the shade. ओके, और एक लास्ट, अभी वापस चर्चित बैठा है। ही वॉज सिटिंग डैश ए ट्री ऑन इट। ठीक है, तो दो सेंटेंस बर्ड्स के हिसाब से हैं, दो सेंटेंस किसी व्यक्ति के हिसाब से हैं। अब बर्ड्स जो हैं ट्री से कैसे कनेक्ट होते हैं और व्यक्ति ट्री से कैसे कनेक्ट होता है। अब व्यक्ति अगर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है तो एक्सेप्शनल केस है, अमूमन नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा सोचना है आपको। और बर्ड्स जो हैं वो ट्री के नीचे क्यों बैठेंगे, वो तो ट्री के ऊपर ही बैठेंगे। तो बर्ड्स के हिसाब से आपको सोचना है, और ठीक है On the tree. चलो शुरू से आते हैं। द बर्ड्स आर सिटिंग On the tree. ऑन द ट्री एंड द बर्ड्स आर सिटिंग, सेकंड वाले में। On the branches of the tree. अच्छा, ऑन कब लगाया जाता था? जब सरफेस टच होता था। तो ब्रांच यानी शाखा, तो शाखा की तो सरफेस फिक्स है, जैसे डाली निकल रही है तो डाली की तो एक सरफेस है ना। लेकिन पेड़ की सरफेस तो ना डिसाइड कर सकते हो आप। पेड़ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस डिसाइड नहीं हो सकती। देखो, आपने माना कि ये पत्ती इसकी सरफेस है, तो सरफेस क्या होती है? उसके अंदर अलाउड ना हो, वही तो सरफेस होता है। जैसे ये सरफेस है तो इसके अंदर जा नहीं सकता हमारा मेरा हाथ, तो ये तो ये सरफेस है। तो पेड़, मान लो आपने पत्ता फिक्स कर लिया कि ये इसका सरफेस है, तो उसके अंदर भी जाता है मेरा हाथ। तो पेड़ का सरफेस नहीं फिक्स कर सकते, पेड़ की डाली का सरफेस फिक्स कर सकते हैं। तो जहां पे ब्रांचेस आ रहा है वहां तो आप भर दो ऑन, क्योंकि सरफेस से टच होने में ऑन लगाते हैं। लेकिन जहां पे ये सरफेस डिसाइड नहीं हो रहा है, तो वो पेड़ में बैठे हैं, उसके दायरे में बैठे हैं, समझ गए। और दायरे में बैठने के लिए हम क्या कहते हैं? इन द ट्री। क्या बर्ड्स का क्लियर हो गया? बर्ड्स अगर ट्री से कनेक्ट होंगे तो इन द ट्री, और उसके ब्रांचेस से कनेक्ट होंगे तो ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अब आओ, कोई व्यक्ति बैठा है तो पेड़ की छाया में बैठेगा, अब वो छाया के घेरे में बैठा है, तो यहां आ जाएगा इन, यहां आ जाएगा इन। लेकिन जब छाया नहीं है तो फिर ट्री के नीचे बैठेगा, अंडर ए ट्री। ठीक है, जब छाया नहीं, छाया की बात होगी तो छाया के नीचे नहीं बैठ सकता, छाया के तो अंदर बैठेगा। और पेड़ के अंदर नहीं बैठ सकता, पेड़ के नीचे बैठेगा। तो जैसे जैसे बर्ड्स से ही ब्रांचेस शेड ये चेंज होंगे, वैसे वैसे प्रीपोजिशन चेंज होगा। कोई भी फिक्स नहीं कर सकती आपकी ट्री के लिए, तो अंडर ही ट्री आता है, ऐसा कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। अब आप खुद सोचो, इससे डिफिकल्ट लेवल तो क्या आएगा? हमने हर चीज डिस्कस कर ली, नेक्स्ट आ जाओ। आई वेडेड, अब ये कुछ हल्के से डिफिकल्ट प्रीपोजिशन है। वेड का मतलब होता है कोई पानी वाली जगह, जहां पे पानी थोड़ा सा ज्यादा ना हो, मतलब घुटने से भी नीचे तक हो, है ना। जैसे नदी का किनारा मान लो, चुल्लू भर पानी नहीं, थोड़ा सा इतना हो जिसमें हम चल के जा सकें। जैसे मान लो कि सपोज करो कोई पूल में गया नहाने, तो पूल में, या फिर समुद्री इलाका होता है, बीच होता है, बीच के अंदर आप जाओगे तो उसमें तो आपके यहाँ तक पानी आ जाएगा, यहाँ तक भी आ जाएगा, पूरा भी आ जाएगा जैसे जैसे अंदर जाओगे। लेकिन बीच के किनारा जो होता है, किनारा जो होता है उसमें पैर पानी इतना होता है कि उसमें आप चल सकते हो। तो इतना पानी जहां होता है जहां पे आप चल सकते हो, तो उस चलने को बोलते हैं वेड। यानी कि थोड़ा सा दिक्कत में आके चलना, थोड़ा पैर को प्रेशर में लाके चलना। एक तो अपन सिंपली चले, और एक किसी को धक्का मारते हुए चले, तो उस टाइम अपन पानी को धक्का मारते हुए चल रहे हैं, तो इस प्रकार के चलने को बोलते हैं वेड। क्या बोलते हैं? वेड। अब जब अपन इस प्रकार के चलने को बोलें, जैसे आई वेडेड डैश वाटर टू पुश द बोट आउट, सपोज करो मैं बोटिंग करना जानता हूं, तो मैं बोटिंग करके आ गया, घूम फिर के आ गया, लेकिन पूरा जमीन तक थोड़ा ना बोट को लेके जा सकते हो। जब थोड़ा बहुत पानी कम हो जाता है तो उतर के बोट को धक्का मारते हुए साइड में चलना पड़ता है। तो उस समय पानी इतना होगा कि आप वेड कर रहे हो, आप वॉक नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? वेड कर रहे हो। ना तो आप स्विम कर रहे हो ना वॉक कर रहे हो, उसके बीच का पोर्शन वेड कर रहे हो, चल रहे हो।
लेकिन पानी के अंदर ही हो अभी भी, समझ गए? तो हम वाटर से कैसे कनेक्ट हुए? नहीं, वाटर वाटर के थ्रू जा रहे हैं हम, वाटर में से पास होके जा रहे हैं, है ना? इनमें तो फिर हम बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उसमें तो हम वाटर से बाहर निकल रहे हैं ना। जब कोई वस्तु अंदर जाके फिर वापस बाहर निकले तो उसके लिए हम थ्रू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? थ्रू। थ्रू मतलब अंदर से बाहर। तो पानी से बाहर जाओगे तो वेड के आगे थ्रू आएगा, वेड वर्ब के आगे क्या आएगा? थ्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द बस इज प्लाइंग। अब प्लाइंग का मतलब बताना अभी। ही इज वॉकिंग। अब दोनों, इस दोनों केस में रोड के लिए क्या कनेक्ट होगा? प्लाइंग का मतलब समझते हो? प्लाइंग लगातार, हाँ, घिसना या लगातार चलते रहने को हम कहते हैं प्लाइंग। जैसे बहुत देर से बस जो रोड पे चल रही है, 4 5 8 10 घंटे हो गए, तो लगातार चले जा रही है, लगातार चलने को हम कह सकते हैं प्लाइंग। ऑन द रोड, ठीक है, रोड पर चल रही है, सही है। और ही इज वॉकिंग, थ्रू द रोड, अच्छा, रोड के अंदर घुसा और पाताल लोक में से निकला। बाय द थ्रू का मतलब अंदर किसी व्यक्ति के घेरे में जाना फिर अंदर से निकलना। हाँ बोलो। बाय द बाय द रोड, बाय द रोड, बाय द रोड इज वॉकिंग बाय द रोड। बाय से भी, अब देखो अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर बाय कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन अभी तक आपने नहीं चुना है। द बस इज फ्लाइंग ऑन द रोड, तो ठीक है। क्यों? क्योंकि बस जो है रोड के सरफेस से टच हो रही है। बस जो है सरफेस, रोड के सरफेस से टच हो रही है, तो सरफेस से टच होने के केस में हम जनरली ऑन प्रीपोजिशन। हाँ, अभी अपन बात करेंगे उसके बारे में। अब ही भी रोड के सरफेस से टच हो रहा है ऐसा चर्चित कह रहा है। बेटा तू कभी वॉक करता है? तू रोड के ऊपर वॉक करता है? फिर बस कहाँ चलती है? रोड से तेरे को उड़ा देती? बैठ में जाता हूँ। तू साइड में ही चलता है, रोड के ऊपर कोई वॉक नहीं करता, रोड के ऊपर व्हीकल्स चलते हैं। तो वॉकिंग रोड पर नहीं होती, वॉकिंग रोड के साइड में होती है, समझ गए? तो इसके लिए प्रीपोजिशन आता है अलोंग द रोड। रोड पर नहीं, रोड के सहारे। अलोंग का मतलब क्या होता है? के सहारे सहारे। अलोंग का मतलब क्या होता है? के सहारे सहारे। अब नेशनल हाईवे के ऊपर भागेगा तो फिर जल्दी भगाएंगे तेरे को, पीछे से बस सीधा ही ऊपर पहुंचाएगी फिर, या कोई भी गाड़ी। ठीक है, रोड पे ये भी ना सर। इसको हम रोड नहीं कहेंगे। रोड मतलब रोड होता है जहाँ पे एक्चुअली व्हीकल्स चलते हैं। ये स्ट्रीट्स होती है। अब चलने में तो कहीं पर भी कुछ भी चलता है, स्टेडियम में कोई हेलीकॉप्टर उतर गया तो हमेशा के लिए उसको हेलीपैड थोड़ा ना कह देंगे। एक्सेप्शनल केस तो कहीं पर भी चल सकता है। रोड मतलब द प्रॉपर रोड जहाँ पे व्हीकल्स चलती हैं, और व्हीकल चलने के लिए रोड है, आदमियों को चलने के लिए रोड नहीं है। तो उसके सहारे चल लो, या फिर दूसरी कोई पार्क में घूमो, आप जाना है तो आपको। ठीक है, सो क्या आएगा? अलोंग द रोड। ठीक है, और अलोंग ऑप्शन में नहीं है तो आपने बाय द रोड बोला था, वो भी सही। बाय द रोड का मतलब ये रोड के सारे सारे। पेपर ही ना हो तो पढ़ाई ना हो तो। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट। सड़क के सहारे सारे चलने को हम अलोंग कहेंगे, यहाँ पे अलोंग आ जाएगा। हाँ जी, ये बताओ जरा, दो प्रीपोजिशन भरना है। ऑन माय वे यस, आगे। टू दिल्ली। यस, वेरी गुड। देखो, ऑन माई वे तो फिक्स है, रास्ते पर हूं, लेकिन आगे वाला फिक्स नहीं है। आपने टू भरा है, वो सही है, ठीक है, लेकिन टू की जगह एक्सेप्शनल केसेस में फ्रॉम भी आ सकता है। देखो, रास्ते पर हूं, लेकिन दिल्ली जा रहा हूं या दिल्ली से आ रहा हूं, फर्क उसका पड़ेगा क्या? नहीं तो वो आपको ऑप्शन में या तो टू देगा या फ्रॉम देगा, और दोनों दे रहा है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट टू है। ठीक है, अब टू नहीं है, ऐसे मानो, चलो ऐसे मानो, हमेशा टू ही भरना है, टू ऑप्शन में नहीं है तो फ्रॉम भरना है। अब ऐसा मत बोलना फ्रॉम भी नहीं है तो क्या। ठीक है, वो दोनों में से एक देगा। ठीक है, क्लियर है? अब मैं रास्ते पर हूं, जैसे कहते हैं ना कई बार, भाई कहाँ पहुंचा, कहते हैं ऑन द वे, कहते नहीं है, कहते हैं ऑन द वे, रास्ते पर हूं। कहाँ के रास्ते पर है? तो दिल्ली जाने के रास्ते पर है तो टू दिल्ली, आवाज नहीं। और दिल्ली से आ रहा है मान ले तू, तो फिर फ्रॉम दिल्ली। डन, वेरी इजी। नेक्स्ट। अब इसी कैटेगरी के चल रहे हैं कुछ। द ट्रेन इज बाउंड डैश मुंबई। बाउंड का मतलब होता है बंधित होना, मतलब बंद गई, मतलब ये मुंबई जानी तय है। जैसे किसी ने कहा कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, तो ये ट्रेन कहाँ जाएगी, ये ट्रेन मुंबई जानी है, कई बार कहते हैं ना ट्रेन मुंबई जानी है। तो बाउंड का मतलब होता है बंधित होना या फिर फिक्स होना कि ये वहां जानी है। बोलो क्या आएगा? नहीं, गलत। नहीं, गलत। फॉर, द ट्रेन इज बाउंड फॉर मुंबई, मुंबई के लिए बंधित है। ठीक है, तो वर्ड्स इधर चेंज हो जाते हैं तो प्रीपोजिशन चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो बाउंड फॉर का मतलब होता है ऑन द वे टू। बाउंड फॉर का मतलब होता है ऑन द वे टू। अब देखो ये सारे इसके इधर देख लो, बहुत कुछ आ चुका है उधर। देखो,
अगर बाउंड आ जाए तो फॉर, द वे आ जाए तो ऑन, और आगे जैसा कि मैंने बताया टू, टू नहीं है तो फ्रॉम। डिस्टैंड आ जाए, इन सब में से अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं ना। डिस्टैंड आ जाए तो टू, और बाउंड की जगह जैसे फोर है तो हेडिंग की जगह भी फोर आएगा। अब जैसे जैसे ये पिछले वर्ड चेंज होंगे वैसे वैसे प्रीपोजिशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, समझ आया? बाउंड के आगे, बाउंड के आगे, हेडिंग के आगे, वे के आगे, और वैसे पीछे ऑन। डिस्टैंड के आगे, अब जगह कुछ भी बढ़ते रहेगा, वो मुंबई दिल्ली आगरा। डोंट ड्राइव डैश दिस स्पीड एट दिस स्पीड, हमेशा एट, हमने एट प्रीपोजिशन के रूल्स में भी पढ़ा था कि जब भी कोई रेट बताते हैं तो एट के प्रीपोजिशन के साथ बताते हैं। ठीक है ना? डोंट ड्राइव एट दिस स्पीड, एट मतलब पर, इस स्पीड पर गाड़ी मत चलाओ। चलो, रवि इज, अब ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट सेंटेंसेस हैं तीन, देखें कोई भर पाता है क्या। प्रीपोजिशन बड़े साधारण है इसमें। ये पढ़ के आया है, ये पढ़ के आया करते हैं। हम्म। रवि इज डैश द सिलेक्शन कमिटी, रवि सिलेक्शन कमिटी में है। सिलेक्शन कमिटी समझते हो ना, निर्णायक समिति में। ही इज डैश द टीचिंग स्टाफ ऑफ दिस कॉलेज, वो इस कॉलेज के टीचिंग स्टाफ में है। ही इज डैश द इंडियन, अच्छा यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ट्रेन का नाम नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस पता है किसका नाम है? सोचो सर, वो कौन सी कंपनी है, क्या करती है वो कंपनी? ट्रेन बनाती होगी। नहीं 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 नहीं, आपको इतना पता नहीं है? कितनी वीक है आपकी चीजें। इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर का नाम है, इंग्लिश इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम है। क्या हुआ? अटकता रहता है वो तो, वो नेटवर्क वगैरह धीरे। आप तो इधर ध्यान दो, कैमरे पे ध्यान मत दे, तू इतनी देर से कैमरे पे ही ध्यान दे रहा है क्या यहाँ पे? हाँ? उधर ध्यान दे इधर भैया। हाँ, चलो देखो, बोलो क्या आएगा। रवि इज ऑन द सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, रवि ही इज इन द, अच्छा, उसमें ऑन और इसमें इन क्यों? इरेगुलर ना। तो इरेगुलर है तो तीनों तो एक ही कैटेगरी के दिख रहे हैं भाई, तीनों का काम बता रहे हो। रवि का काम क्या है? सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करता है, वो टीचिंग करता है, और वो एज ए कंपनी का नाम बता। गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा। ऐसा किसने कहा? प्राइवेट कंपनीज में क्या सिलेक्शन कमेटियां नहीं होती? वहां पे क्या इंटरव्यूज लेके नहीं सेलेक्ट करते लोगों को? सिलेक्शन कमेटी मतलब जो सेलेक्ट करे कमिटी। चलो देखो, तीनों में ऑन आएगा। ठीक है, जब आप किसी की कंपनी का नाम बताओ, या फिर उसके प्लेस के साथ उसका काम बताओ, या फिर सीधे सीधे उसकी एक उसका प्रोफेशन बता दो, या उस कंपनी में उसका काम क्या है वो बता दो, तीनों के केस में क्या आएगा? आएगा। तो आपसे कभी पूछा जाए कि जैसे कि आपके पिताजी कौन सी कंपनी में है, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि माय माय फादर इज इन, जनरली अपन इन कहेंगे, इनकी जगह क्या कहेंगे? ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ये दो सेंटेंस में मैंने प्रीपोजिशन भर दिया, आपको बस इतना पता लगाना है दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। एट द डेस्क सही है। ऑन द डेस्क गलत है। डेस्क के ऊपर ही सोचना पड़ेगा। बोलो वंश, क्या सही लग रहा है? इसके ऊपर बैठ कर, तू बता सच सच, कभी इस पे नहीं बैठा क्या? उससे क्या पूछ रहा है? जनरली तो नहीं बैठते ना। जनरली तो नहीं बैठता तो है। अब सोच, अब अपनी अप्रोच को वापस चेंज कर कि यार कभी तो बैठा हूं मैं। अब क्या आएगा, ऑन या एट? एट ही, दोनों ही सही है। दोनों ही गलत है। अच्छा, डेस्क का मतलब तो पता है? डेस्क और टेबल, टेबल जिसपे बैठते हैं, डेस्क जो सामने होती है जिसपे काम करते हैं वो डेस्क होती है, मेज, टेबल मेज। ऐटे आएगा फिर। एटी आएगा। देखो, ऑन प्रीपोजिशन तब आता है जब अपन फिजिकली उससे सरफेस से सरफेस टच हो रहे हो, जैसे टेबल पे अभी मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो यहाँ पे तो ऑन आना चाहिए। जैसे मान लो डेस्क की जगह टेबल होता या चेयर होता तो 100% हम क्या लगाते? ऑन लगाते। सर फिर तो मैं 100% ऑन लगा, लेकिन डेस्क में आपने कर दिया कंफ्यूज, वो कंफ्यूजिंग सेंटेंस ही देगा, इजी क्यों देगा? तो डेस्क के केस में ऑन भी करेक्ट है, एट भी करेक्ट है, पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ऑन द डेस्क में तो सरफेस से टच हो गया, आप वाकई में डेस्क पे बैठ गए, जैसे कभी कभी आप बैठते हो, एक्सेप्शनल केस में आप बैठ जाते हो ना, जैसे क्लास जब चल रही होती है तब तो डेस्क सामने है, आप इधर हो, और जैसे टीचर बाहर गया किसी काम से, हो जाते उल्टे, पैर यहाँ पे और खुद यहाँ पे।
तो वो ऑन द डेस्क वाली सिचुएशन है। वो कौन सी सिचुएशन है? ऑन द डेस्क। अब एट द डेस्क क्या है? एट द डेस्क मतलब डेस्क के सामने बैठना। और कोई भी व्यक्ति डेस्क के सामने पता है कब बैठता है? सोचो, जब वो अपना काम कर रहा होता है। अब जिसका जो भी काम है, जैसे आपका काम पढ़ाई करना है तो आप आपका काम पर डेस्क पे बैठ के करोगे। मेरा काम आपको पढ़ाना है तो मैं भी मेरा काम आपको पढ़ा डेस्क पे बैठा के कर रहा हूँ। या कोई ऑफिसर है वो अपना काम कर रहा है, डेस्क के सामने बैठा है तो वो वर्क कर रहा है। तो एट द डेस्क का मतलब होता है ऑन ड्यूटी। समझ आया क्या? सर कोई सो रहा है इसके बाद डेस्क के पास में सो रहा हो मतलब पर तो फिर वो जब सो रहा है तो इसको भी सोना नहीं कहते ना। इट इज नॉट ए कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग। स्लीपिंग का प्रोसेस अलग है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि ही वॉज कीपिंग हिज हेड ऑन द डेस्क। उसका हेड फिजिकली इस पे टच हो रहा है बट वो स्लीपिंग वाली पोजीशन नहीं है। ठीक है ना, ड्यू टू पॉवर्टी। अच्छा, ग्रेविटी है तो गिर गया उसका सिर, है ना। चलो इधर देखो। एट द डेस्क का मतलब, जैसे किसी ने कहा राम कहाँ है, तो मैंने कहा एट द डेस्क है, यानी कि राम काम पे गया और अभी डेस्क पर बैठ चुका है, अपना काम कर रहा है, ऑन ड्यूटी है वो। समझ गए? तो दोनों में डिफरेंस देखो। ऑन ऑन द डेस्क का मतलब फिजिकली सिटिंग ऑन द डेस्क, फिजिकली आप वाकई में डेस्क पे बैठे हो। एट द डेस्क का मतलब सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डेस्क एंड प्रोबेबली वर्किंग। अब डेस्क के सामने बैठे हो तो पूरे चांसेस है कि आप वर्किंग में हो, वर्किंग मोड में हो। जो भी आपका पर्सनल अपना अपना काम होता है वो आप कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। और देखो, डेस्क की परिभाषा प्रोफेशन टू प्रोफेशन चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कुक है तो उसके लिए डेस्क है वो किचन का स्लैब, उसके लिए वो डेस्क है, उस पर काम करेगा वो। ठीक है ना। तो डेस्क मत हो ना कि वो लकड़ी वाला ही डेस्क होता है। इसकी परिभाषा प्रोफेशन टू प्रोफेशन चेंज होगी। नेक्स्ट, ही रीच्ड। अब कुछ सेंटेंस हैं, देखना ध्यान से, और ये बड़े कंफ्यूज करते हैं साले। he reached to the station यहां तक बताओ पहले। he reached to the station ही रीच्ड। to the station ओके, आप सबका क्या ख्याल है? उसने स्टेशन उसने स्टेशन को कैसे बनाया होगा? बिल्कुल सही बात है। सभी में टू आएगा सबको पढ़ पढ़ के देखो। he reached to the station he made to the station हम्म। सभी में टू आएगा फिर फोर आएगा सब में फोर आएगा सभी के। You have to check. सभी में प्रिविलेज ही अराइव्ड टू जयपुर। अच्छा, फिर ही केम टू जयपुर। ही केम टू जयपुर या ही अराइव्ड टू जयपुर? दोनों सही है दोनों सही है। ओके, सर सभी में प्रिपोजिशन आएगा सबसे पहले तो आप रीच को डिसाइड करो। देखो, reach to the station और रीच एक एक को पकड़ो। रीच टू द स्टेशन, रीच फॉर द स्टेशन। ओके। ये आउट ऑफ द लीग था। ओके, और ऑन द स्टेशन। on the station, सही Okay. बात ऑन द प्लेटफॉर्म होता है बेटा, स्टेशन ऑन नहीं होगा। ठीक है, आगे। for the from the station to the station टू द स्टेशन। है। With the station. बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो। हाँ, दिमाग नहीं चल रहा तो जैसे बार बार बोल के देखो मन के अंदर। क्योंकि अब देखो, ये सेंटेंस को आप डिफिकल्ट सेंटेंस मानोगे क्या? नहीं, इसको डिफिकल्ट सेंटेंस मतलब आप इसको क्लास 10th बोर्ड के सीबीएसई एग्जाम में अज्यूम कर सकते हो ना कि इतना इजी सेंटेंस तो आ ही सकता है। तो सोचो उस टाइम हमारी हालत, जो इधर सॉल्व नहीं हो रहा तो उधर कैसे सॉल्व होगा। तो अज्यूम करो कि मैं बोर्ड में बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, और सोचो। बाय द स्टेशन। to the station from the station सब कुछ बराबर। In the station हाँ in the सुनो, प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस में हमेशा एक ऑप्शन नो प्रीपोजिशन को भी लेके चलते। तो इसमें और इसमें तो आएगा नो प्रीपोजिशन। ही रीच्ड द स्टेशन। अब आप बोलो ही रीच्ड द स्टेशन, अब अच्छा लगेगा। हाँ यार, आप सही लग रहा है। अब बाकी सबसे यही सही लग रहा है, ही रीच्ड द स्टेशन। अब लेकिन सुनो, ही मेड में एक मिनट, ही हाँ ठीक है। ही एक मिनट रुको, मेड में नो प्रीपोजिशन नहीं आएगा, रुको। हाँ, नो प्रीपोजिशन आएगा, लेकिन यहाँ पे मेड का मीनिंग
बनाने से नहीं है, पॉसिबल बनाने से है। पॉसिबल, अब सिचुएशन कंसीडर करो कि सपोज करो कि मेरे को स्टेशन पहुंचना है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, राइट। फिर भी मैं जैसे तैसे करके लिफ्ट लेके भागा दौड़ी करके रश करके मैं स्टेशन फाइनली पहुंच ही गया। हाँ टाइम पे, मतलब ये मान के चलो मैं पहुंचा और ट्रेन में बस बैठा और गाड़ी रवाना हुई, है ना। इतना मतलब वो सीन इतना भयंकर या डरावना था। तो आप इस सिचुएशन को अगले को कैसे बताओगे कि कैसे भी करके वो तो पहुंच ही गया। तो ही मेड द स्टेशन का एक्चुअल मीनिंग है ही मेड इट पॉसिबल टू रीच द स्टेशन। वो कैसे भी करके उस चीज को उसने पॉसिबल बनाया। जैसे अपन कई बार नहीं कहते हैं, जैसे सपोज करो कि मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ना, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कई बार आपने सुना होगा, आपने कहा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा, करने के बाद जब फाइनली आप बड़ी मशक्कत से कोई चीज करते हो तो आप क्या कहते हैं, आई मेड इट। तो इसका मतलब ना आपने क्वेश्चन बनाया है, यू मेड इट पॉसिबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नहीं सुना है, इसने सुना है ना। आई मेड इट, यू हैव मेड इट, यू हैव मेड इट माय बॉय। कई बार आपने सुना होगा कि आपने इसको संभव बना दिया फाइनली, ये असंभव सी चीज थी आपने इसको संभव बना दिया। तो ही मेड का मतलब है ही मेड इट पॉसिबल, तो उसके आगे भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अच्छा गॉड, अब सुनो, यही सिचुएशन यही सिचुएशन आप गॉड के लिए सोचो कि वही रश करके आप स्टेशन पहुंचे और फाइनली आप स्टेशन पहुंच गए। तो आप गॉट के साथ भी यूज कर सकते हो, ही गॉट टू द स्टेशन, ही गॉट टू द स्टेशन। अब अराइव वर्ब के केस में बताइए। To arrive at the station. नहीं, no preposition. You arrived Jaipur. ही अराइव जयपुर, बस। नहीं सही लग रहा है। अच्छा तो ये arrived the station. देखो, ही अराइव्ड एट द स्टेशन, ही अराइव्ड इन जयपुर। अब आप मुझे बताओ दोनों में अलग अलग क्यों आया और क्या रूल्स हो सकते हैं, सोचो जरा। सर इधर तो स्टेशन के पास में पहुंच गया। अच्छा ठीक है, देखो जहां पे आप पहुंच रहे हो अगर वो स्थान बड़ा है तो आता है इन, बड़े स्थान केस में, और वो स्थान छोटा है, स्टेशन ज्यादा है ज्यादा 2-3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है ना, तो फिर उस जगह के लिए हम क्या लिखेंगे, एट। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं मूवी हॉल में पहुंचा, तो मूवी हॉल को हम छोटा प्लेस मानेंगे, ही अराइव्ड एट, हाँ उसमें एट लिखेंगे। जैसे कोई छोटा मोटा स्टेशन बता रहे हो आप, छोटी मोटी जगह बता रहे हो, पर्टिकुलर प्लेस बता रहे हो, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, लेकिन कोई शहर का नाम आ गया तो फिर उस केस में अराइव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। हाँ, अगर आप स्टेशन वर्ड पहले लगाओगे तो एट, और स्टेशन वर्ड हटा के बस वो शहर का नाम लिख दोगे तो फिर इन। ठीक है, हाँ विलेज को भी हम बड़ी शहर ही मानेंगे ना, जगह तो है ना वो एक तरीके से, तो उसमें भी इन ही आएगा। तो कस्बा भी बड़ा ही होता है भाई, इतना छोटा थोड़ा होता है 2-5 किलोमीटर का ही। हाँ जी, छोटी जगह के लिए एट, बड़ी जगह के लिए इन। तो अराइव दो प्रीपोजिशन लेके घूमता है भैया, दोनों को याद रखना आप। अब ये बताओ जरा, प्रीपोजिशन भरो। चलो प्रीपोजिशन मैं भरता हूँ, अब आप इसका मीनिंग बताओ। प्रीपोजिशन यहाँ पे हैज बीन के आगे टू आता है, ही हैज बीन टू दिल्ली, क्योंकि प्रीपोजिशन तो आप सोच ही नहीं पाते बहुत देर तक भी। अब मीनिंग बता दो मुझे तो। मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ। गलत, अगर पहुंच चुका होता तो मैं लिखता ही हैज रीच्ड दिल्ली, ही हैज रीच्ड दिल्ली, ऐसे लिखता, पहुंच चुका है। वो दिल्ली पहले पहुंच चुका था। नहीं गलत, ही हैज बीन टू दिल्ली। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं दिल्ली में। आप सब लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताओ, ठीक है ना। अभी तक तुम कहाँ थे, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो, या तुम कहाँ थे, चलो छोड़ो, तुम कहाँ थे। जैसे सपोज करो मेरे पास ही। वेयर वाज यू, या तुम कहाँ गए हुए थे, या तुम कहाँ थे, मतलब तुम्हारा ठिकाना कहाँ था, अभी तक तुम कहाँ थे, दिखे नहीं। बहुत देर के बाद कोई दिखा, तो सपोज करो वो मूवी चल रही है और मूवी का आधा घंटा निकल गया, तो कहते हैं कहाँ थे भाई। वेयर वर यू, वेयर वर यू चलता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है पता है क्या चलता है, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन टिल नाउ। ओके, तुम अभी कहाँ थे। तो ही हैज बीन टू दिल्ली का मतलब होता है वो दिल्ली घूम चुका है, वो दिल्ली पहले गया हुआ है। ही हैज बीन टू दिल्ली का मतलब वो दिल्ली गया हुआ है, वो दिल्ली से वाकिफ है, वो दिल्ली को जानता है। ही हैज बीन टू दिल्ली का मतलब वो आज से पहले कभी ना कभी दिल्ली जाकर घूम के आया है। हैज बीन का मतलब होता है हैज बीन टू, और कोई प्लेस आ जाए, ठीक है ना। जैसे वेयर हैव यू बीन, यानी तुम कहाँ थे, तुम कहाँ घूम रहे थे भाई, ठीक है, वेयर हैव यू बीन। चलो नेक्स्ट देखो,
तो विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है ना? अभी धीरे धीरे आते आते। अच्छा ये बताओ जरा, मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, दोनों में डिफरेंस मीनिंग का है। इसमें मैं अमेरिका से जा रहा हूँ, इसमें मैं अमेरिका को जा रहा हूँ, मतलब अमेरिका से रवाना हुआ हूँ, इसमें मैं अमेरिका के लिए रवाना हुआ हूँ। अब बताओ, लिविंग मतलब होता है छोड़ना, मतलब कोई प्लेस को छोड़। I am leaving for America. उस वो कब, जब अमेरिका से आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं जा रहे हैं तो फॉर अमेरिका, और अमेरिका से आ रहे हैं फिर from मतलब अमेरिका को छोड़ के आ रहे हैं, ही इज लिविंग from फ्रॉम अमेरिका। देखो, ही इज लिविंग अमेरिका, ही इज लिविंग फॉर अमेरिका, नो प्रीपोजिशन और फॉर। जब आप अमेरिका को छोड़ रहे हो तो आप कहोगे ही इज लिविंग अमेरिका। जैसे मैं कहता हूँ मुझे छोड़ो, तो मैं क्या कहता हूँ, लीव मी, ऐसे ही तो कहते हैं। लीव फ्रॉम मी ऐसे कहते हो क्या? तो फिर लीव फ्रॉम अमेरिका क्यों? ठीक है ना, ऐसे सोचा करो, ठीक है? तो जब आप अमेरिका को ही छोड़ रहे हो तो इज लिविंग अमेरिका, वो देश छोड़ के जा रहा है। अब वो कई और देश छोड़ रहा है अमेरिका के लिए, यानी कि वो अमेरिका जा रहा है, जैसे वो इंडिया से अमेरिका जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, ही इज लिविंग इंडिया फॉर अमेरिका। ही इज लिविंग इंडिया, इंडिया छोड़ दिया उसने, फॉर अमेरिका। तो लिविंग फॉर अमेरिका का मीनिंग ये हो जाएगा। प्लेस ऑफ डिपार्चर है इस केस में, और ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। ये तो जाने वाली जगह है और ये पहुंचने वाली जगह है। अमेरिका की जगह बदल गई, प्रीपोजिशन चेंज हो गई। ठीक है, कुछ नहीं होगा, होगा बहुत कुछ होगा। वेन यू प्रैक्टिस यू कैन डू एनीथिंग। आई हैड टू लीव जयपुर बैग एंड बैगेज, मतलब बताओ पहले इसका। मुझे जयपुर के अंदर अपना बोरिया बिस्तर छोड़ के जाना पड़ेगा। यस, बैग, ये सही कह रहा है। आई हैड टू लीव जयपुर। अब देखो, लीव के आगे प्रीपोजिशन नहीं लगाया ना, यानी जयपुर छोड़ रहा है, जयपुर के लिए नहीं छोड़ रहा है, जयपुर छोड़ रहा है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर। तो बोरिया बिस्तर के साथ मुझे जयपुर छोड़ना पड़ा, आई हैड टू लीव जयपुर, मुझे जयपुर छोड़ना पड़ा बोरिया बिस्तर के साथ। तो क्या प्रीपोजिशन भरूंगा मैं? विथ बैग एंड बैगेज। ये तो जनरल अजम्पशन लग रहा है, लेकिन सेक्शन कौन सा चल रहा है, बी। Along. नहीं, सो वी विल फिल नो प्रीपोजिशन। ठीक है, आई हैड टू लीव जयपुर बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है, इसके अंदर विद प्रीपोजिशन छुपा होता है, इज इट इज इक्वल टू विथ ऑल द बिलोंगिंग्स, इट इज इक्वल टू विथ ऑल द सारे चीजों के साथ। तो विथ प्रीपोजिशन इसमें छुपा हुआ रहता है, इसलिए दोबारा विथ नहीं लगाते, नो प्रीपोजिशन आएगा। अब ये देखो, ये बैग एंड बैगेज इधर भी फिट हो सकता है, इधर भी फिट हो सकता है, इधर भी फिट हो सकता है, सारे सेंटेंस में बैग एंड बैगेज फिट हो सकता है। कुल मिला के जहां पे भी फिट है तो उससे पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। क्लियर है क्या? ठीक है, ये बताना जरा, शी मैरिड डैश हर। तो है अब विथ और टू वाले आप दोनों जरा सोच के बताना, शी हर के साथ कैसे मैरी करेगी? विथ और टू से पहले ये तो सोचो, ये तो सोचो। अब आपको ये तो पता चल गया कि विथ कब आता, जब शी के साथ हिम होता है, या टू आप लगा रहे हो, जो भी आप लगा रहे हो अपना अपना प्रीपोजिशन। लेकिन अब शी और हर के का कनेक्शन कैसे करोगे? प्रीपो बाय हर मतलब उसके द्वारा, मतलब वो पंडित थी। क्या मतलब रिश्ता है? हाँ, मैं वीडियो हाँ, ठीक है, बताओ। तो फिर शी वॉज मैरिड बाय हर आता, पैसिव वॉइस में आता। अभी एक्टिव वॉइस में आ रहा है। अभी मैरी करने का एक्शन शी कर रही है। अगर बाय हर में लिखूं तो बाय के साथ एजेंट कब आता है, जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो शी वॉज मैरिड बाय हर, वो तो चलो भी होता है ना, लेकिन यहाँ तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अलोंग हर, उसके सारे सारे उसने शादी कर ली, सारे सारे कैसे शादी करेगी भाई? हाँ, चलो प्रीपोजिशन में बढ़ता हूँ, एक बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रीपोजिशन है, मार्केट में नया है, मतलब बहुत कम यूज आता है। मीनिंग आप बता देना, और उसका मीनिंग, उस प्रीपोजिशन का प्रयोग अभी तक अपन ने पूरी 2-3 सेशंस में नहीं किया। ठीक है, बीनीथ हर, बीनीथ तो दोनों इशारे एक साथ नहीं, बीनीथ, BENEATH, सुना तो होगा, नहीं सुना, वाकई में नहीं सुना बीनीथ का भी। नहीं पता। बीनीथ का मतलब होता है, वैसे तो बीनीथ का मतलब होता है के नीचे, लेकिन के नीचे के लिए तो हमारे पास अंडर और बिलो दो प्रीपोजिशंस हैं, यानी कि यहाँ पे के नीचे का अर्थ कुछ अलग है। तो जब कोई चीज किसी के योग्य नहीं होती, उस प्रकार से के नीचे, उसने खुद से, खुद के नीचे शादी करी, मतलब खुद से योग्य नीचे लड़के से शादी करी, उसकी बराबरी। उसके बराबरी का नहीं है। बीनीथ हर मतलब उसके योग्य नहीं है, ऐसे मानो। क्लियर है? ठीक है, अब बीनीथ के 1-2 सेंटेंस ले लो लगे हाथ, क्योंकि बीनीथ फिर बाद में डिस्कस नहीं होगा। हाँ,
तीनों में मैं beneath भर रहा हूँ, आपको मीनिंग बताना है। beneath के 3 सेंटेंस में मैं तीनों में beneath भर रहा हूँ, आपको तीनों का मीनिंग बताना है। BENEATH है इसका स्पेलिंग, ठीक है। शी मैरिड बीनीथ हर, मतलब इसका मतलब तो समझ में आ गया, वो उसके उसके योग्यता से नीचे लड़के से उसने शादी करी। इट इज बीनीथ कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड से लोअर है। कंटेम्प्ट, कंटेंट सुना है। कंटेंट नहीं है, कंटेम्प्ट है। कंटेंट और डिग्निटी का मतलब? योग्य। सुना है। डिग्निटी भी नहीं सुना आपने? सुना है, ध्यान ध्यान है इसे। डिग्निटरीज, कई बार हम कहते हैं ना, रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज, वेलकम टू ऑल, स्पीच देने वाला कहता है। कुछ बड़े लोग। डिग्नी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, और डिग्निटरीज होते हैं प्रतिष्ठावान लोग, ठीक है। कंटेम्प्ट का मतलब बताओ? कुछ क्या है? कुछ ही है। अच्छा, ये सुना है आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कोर्ट का चक्कर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे कई बार जज अनाउंस करता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसको अंदर करो। मतलब उसने मान लो ऐसी कोई बात कह दी, तो वो बात जो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। हाँ भ्रष्टाचार, करप्शन होता है वो। भ्रष्टाचार का मीनिंग नहीं पता तेरे को? हाँ, भ्रष्टाचार का मीनिंग नहीं पता तेरे को? सही में नहीं पता? तेरे को पता है तो बस बोले जा रहे हो, हाँ तेरे को पता है। आंदोलन करते हैं, हाँ। भ्रष्टाचार तो कोर्ट के बाहर भी कर सकते हैं अपन। नहीं पता भ्रष्टाचार का मतलब क्या? सर वो जो नेता लोग पैसे खा लेते हैं। ऐसे खा लेते हैं। नेता ही खाते हैं क्या? हाँ, ऑफिसर्स भी खा सकते हाँ, हैं। जो 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 रिश्वत लेते हैं वो भ्रष्टाचार फैलाते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि अपने अपने जो योग्य आपका जो वेतन है उससे ज्यादा आय इकट्ठा करने को भ्रष्टाचार कहते हैं। ब्लैक मनी। उससे ज्यादा आय को, जो जिसके मैं योग्य नहीं हूँ, जो मेरा नहीं है फिर भी उसको इकट्ठा करना, उसको कहते हैं, हाँ, काला धन इकट्ठा करना, ब्लैक मनी इकट्ठा करना, इसको कहते हैं भ्रष्टाचार। काला पैसा। हाँ बोलो बोलो। कंटेम्प्ट का मतलब है योग्यता, वो योग्यता के नीचे है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि कोर्ट के योग्य बात नहीं कहता है कभी कोई। मान लो कोई कोर्ट में गाली गलौज कर दे तो अपन उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उसको अंदर कर देते हैं, है ना। सर कितने साल के जब मैं लॉयर नहीं हूँ, ना ही मैंने लॉ पढ़ा है, ना ही मैंने एलएलबी किया है। एलएलबी नहीं पता आपको? एलएलबी करने को। एलएलबी यानी लॉ की डिग्री, जो वकील होते हैं उनको एलएलबी करनी होती है, जैसे डॉक्टर को एमबीबीएस करना होता है, जैसे इंजीनियर को आईआईटी करना होता है, ये बीटेक बीटेक करना होता है, बीटेक करना होता है, आईआईटी तो कॉलेज का नाम है। और उसी तरीके से लॉयर को एलएलबी करना होता है। जब कुछ नहीं कर पाता वो करता है, ठीक है, ये इसका यूज है। चलो आओ, ठीक है। तो अब आप सोचो, बस मैं उस कैटेगरी में ना चला जाऊं। मैरिड है मैन ऑफ लोअर स्टेटस, नफरत के लायक भी नहीं, ठीक है ना, यानी योग्यता के लायक भी नहीं। कंटेम्प्ट, बीनीथ कंटेम्प्ट का मतलब बिल्कुल नफरत के लायक भी नहीं है। और प्रतिष्ठा या सम्मान के खिलाफ, डिग्निटी का मतलब होता है इट इज बीनीथ डिग्निटी, ये मेरी प्रतिष्ठा के नीचे है, यानी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। फॉर मी टू एक्सेप्ट द ऑफर, कि मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं, ये मेरी योग्यता के खिलाफ या प्रतिष्ठा के सम्मान के खिलाफ है। तो बीनीथ प्रीपोजिशन का इनडायरेक्ट मीनिंग पता चला। इसको अपन हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो मीनिंग निकल के आता है के नीचे, लेकिन एक्चुअली फिजिकली के नीचे वाला के नीचे नहीं है। उसके लिए हमारे पास दो प्रीपोजिशन पहले यूज हो चुके हैं, अंडर और बिलो। वो फिजिकली नीचे होना होता है, जैसे अंडर ए टेबल, तो वो वाकई में उस टेबल के नीचे, ठीक है। ओके, बैग्स को पैक मत करो। हाँ ये बताओ जरा, अब भी एक दो शीट और है, बस 5-10 मिनट है, फिर ये सेशन हो जाएगा हमारा पूरा, फिर आपको होमवर्क देंगे 1 हफ्ते का। एट द मेन रोड। तो कॉलेज इज गलत। अलोंग द मेन रोड। अब तू वो कह रहा है सहारे सहारे चलना, है ना, रोड पे तो ना कॉलेज बनेगा, फूट जाएगा नहीं तो बस तोड़ देगी उसको। हाँ जी बोलो। हाँ, नियर द मेन रोड। नियर तो वैसे आ सकता है, लेकिन उनको प्रीपोजिशन करना है। हाँ, बीनीथ। पाताल रोक में। तो फिर भी फिजिकली नीचे होने के लिए बेनिथ नहीं आता ना। अब सुनो, जहां पे ऑन आना चाहिए था वहां पे ऑन नहीं आ रहा था ना, तो जहां पे नहीं आना चाहिए वहां पे ऑन आ जाता है। अब सुनो सुनो, एड्रेस बताने के लिए ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑन द मेन रोड का मतलब ये नहीं है कि मेन रोड पर है, ये एड्रेस बताया जा रहा है कि मेन रोड के सहारे ही होगा, ठीक है ना। कहते हैं ना मेन रोड पे ही तो है मेरा मकान।
ऑन रोड ही तो है, कहते हैं ना मेरा प्लाट ऑन रोड है, तो रोड पे थोड़ी ना, रोड पे थोड़ी ना, है ना, बहुत बार यूज हुई है ऑन रोड, कहते हैं ना मेरा घर ऑन रोड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द मेन रोड। आगे, द रोड इज डैश बैड कंडीशन, ये रोड बुरी स्थिति में, ये सरल है काफी, जल्दी बताओ। यस, इज इन द बैड कंडीशन, इन द बैड कंडीशन, बुरी स्थिति में है। अब करीब करीब कंपाइल कर रहे हैं तो इजी इजी भी है। द रोड इज, अब वही सेम चीज है, बैड कंडीशन भी कह सकते हैं, बैड शेप भी कह सकते हैं, दोनों के लिए इन आएगा। अगर वो बनी रही हो तो बन ही रही हो तो भी बुरी स्थिति में ही रहती है जब चीज बन रही होती है तो कौन सी अच्छी दिखती है ना, डामर इधर पड़ा हुआ है या, ठीक है। अच्छा, बन रही है उसका सेंटेंस आ रहा है, चिंता मत कर। द रोड इज डैश रिपेयर, अगला ही सेंटेंस है, रोड रिपेयर, रोड की रिपेयरिंग हो रही है, तो क्या लिखूंगा, इन रिपेयर, गलत। कुछ भी हाँ बोलो, बहुत सरल है, अभी बताऊंगा तो आपको, अरे यार ये तो सुना है On सर, repair, नहीं गलत, at repair, गलत, off repair, अरे गलत, और repair. to repair, अंडर रिपेयर, अंडर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं सुना, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर रिपेयर, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन इसमें भी, अंडर रिपेयर या अंडर, अभी पहले ये देता तो फिर वो भर देते ठीक है, तो आप ऐसे मानो ये नहीं आता सेंटेंस एग्जाम में, ये आता है, थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन कईयों ने सुना है, तो अब अंडर रिपेयर भी सुनना शुरू कर दो, ठीक है। ये बताओ, इसमें प्रीपोजिशन बहुत सारे भरे जाते हैं, for me, देखो इसमें प्रीपोजिशन अलग अलग भर दूंगा और अलग अलग मीनिंग आएगा। मैं 3 4 प्रीपोजिशन भरता हूँ, जैसे कि ही वर्क्स विथ मी, for me, without फॉर me, मी, ऑन मी, नहीं ऑन मी नहीं, अंडर मी, नीचे भर 3 भर सकते सकते हैं हम, क्या 3 पता भर वो सकते हैं, सुधार रहा हो उसको। 3 भर सकते हैं, तीनों का मीनिंग बताओ। ही वर्क्स विथ मी का मतलब तो काफी सरल है, मेरे साथ, मेरे लिए काम करता है मेरे नीचे काम हाँ तो बताओ मेरे नीचे काम करने का मतलब क्या होता है। वो मेरे मेरा, मैं फर्स्ट फ्लोर पे काम करता हूँ, वो ग्राउंड फ्लोर पे काम वो करता है, मेरे अंडर काम करता है, मतलब मेरे, मेन मैं उसका पोजीशन है। मैं उसका, बॉस, यस। अब सुनो तीनों का मीनिंग, बोलो, ही वर्क्स विथ मी का मतलब ही और मी दोनों कलीग्स हैं, दोनों समतुल्य हैं, जिस पोजीशन पे मैं हूँ उस पोजीशन में, मैं क्लर्क हूँ तो वो भी क्लर्क है, मैं ऑफिसर तो वो भी ऑफिसर है, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ तो वो भी सीनियर, विथ में मतलब समतुल्य, साइमल्टेनियस सिचुएशन, इक्वल इक्वल पोजीशन हो गई। फॉर में क्या होगा कि मैं उसका बॉस हूं और वो मेरा नौकर है, वो मेरे लिए काम करता है, यानी कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। क्या हुआ, फिर बार आया था, तो सफेद बाल किसी का भी आ सकता है आजकल, तो बच्चों के भी होने लग गए। हमारे तो नहीं। मैच करता है। मैच कर रहा है तो डीएनए मैच कर लेना, मैं कब मना कर रहा हूँ कि मेरे सिर में सफेद बाल नहीं है, तेरे सिर में भी ढूंढ सकता हूँ मैं तो, ठीक मेरे है। सर में नहीं सर ढूंढ लो। चल इधर आ जा, इधर आ जा, चल इधर, अरे इधर आ जा भाई, बालों पे तेरे को रिसर्च करनी है कि ग्रामर पढ़नी। हाँ जी देखो, ही वर्क्स फॉर मी में ही बॉस हो गया और मी उसका, मतलब ही कुल मिला के उस कंपनी का मालिक हो गया, ठीक है ना, वो मेरे लिए काम करता है, यानी वो मेरा एम्प्लॉई है, वो मेरा एम्प्लॉई और मैं मालिक हूँ। ही वर्क्स अंडर मी में बॉस वाली सिचुएशन नहीं होती है, जूनियर और सीनियर वाली सिचुएशन होती है। मैं सीनियर हूं, हम दोनों ही नौकर हैं किसी कंपनी के, पर मैं सीनियर हूं और वो जूनियर है। कलीग तो विथ हो गया ना, कलीग तो बराबर हो गया, सीनियर जूनियर हो तो अंडर, सीनियर जूनियर हो तो अंडर, मेरे नीचे काम करता है, यानी कि सपोज करो कि मैं तो उस यूनिट का मैनेजर हूं और वो उस मैनेजर का एक छोटा सा सेल्समैन है, तो वो मेरे अंडर काम हुआ ना। कहते हैं अपन कई बार नहीं कहते मेरे अंडर 4 लोग काम करते हैं, कहते हैं ना मेरे अंडर 4 लोग काम करते हैं, दैट मीन्स मैं बॉस हूं उनका, मैं कंपनी का बॉस नहीं हूं, मैं उन 4 लोगों का बॉस हूं बस। एक पुलिस स्टेशन में कहता है कि मेरे अंडर 4 कांस्टेबल हैं, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट का मालिक थोड़ा ना हो गया, बस उस वो सीनियर है, उसके जूनियर है 4, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ही वर्क्स विथ मी, ही वर्क्स फॉर मी, ही वर्क्स अंडर मी, ये तो हमने 4 भर लिया है ना, 3 भर लिए। अब यहां पे मैं अंडर भरता हूं तो उसका मीनिंग क्या निकल के आया था, अभी बता दिया। मैं कह रहा हूं, चलो पहले तो ये बताओ, तानसेन लिव्ड अंडर, यस वेरी गुड, लेकिन इसका मीनिंग भी बताओ। वो उसका किराएदार है। किराएदार मतलब अकबर के शासन के अंदर, यस वेरी गुड। देखो, कभी भी ऐसे हिस्टोरिकल लोगों का नाम आ जाए और अंडर प्रीपोजिशन यूज हो तो इसका मतलब होता है अकबर के शासन काल के दौरान तानसेन इस पृथ्वी पे आया। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तानसेन अकबर का बॉस है, या तानसेन, क्या हुआ, तानसेन उसके नीचे काम करता हो, या तानसेन उसके साथ कलीग हो, इसका बिल्कुल मीनिंग ये नहीं है। तानसेन, अच्छा वो तानसेन डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, खाने वाला तानसेन। चलो देखो यहाँ पे, खाते हो तुम लोग तानसेन, तो फिर जब खाते नहीं हो तो इतना क्यों डिस्कस कर रहे हो। चलो देखो इधर देखो, हाँ अब बुला देते हो, देखो मैं क्या कह रहा था। देखो ये भी हो सकता है कि तानसेन और अकबर किसी एक काम से रिलेटेड ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि तानसेन, सुन लो यार,
तानसेन और अकबर एक किसी एक वर्ग से रिलेटेड ही ना हो, अकबर का शासनकाल कुछ अलग रहा हो, है ना, शासनकाल नहीं, शासन की जगह कुछ अलग रही हो, मान लो अकबर तो वेस्ट ऑफ इंडिया में अपना शासन है उसका, और फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि तानसेन तो साउथ में, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अंडर अकबर अगर मैं लिख दूं तो उसका मीनिंग है कि जिस समय अकबर का शासनकाल इस पृथ्वी पे था उस समय ये हुए, उस समय ये पृथ्वी पे थे। जैसे किसी ने कहा कि सुदामा किस समय के आदमी है, तो हम कहेंगे अंडर कृष्णा। भाई कृष्णा भगवान जब इस पृथ्वी पे थे, अवतरित हुए थे, उस शासन काल के दौरान वो इस पृथ्वी पे आए थे। समझ आया? Yes. अच्छे समझ में आया? इसका मतलब ये मत निकाल देना कि वो उसका एम्प्लॉय था या क्या था, किराएदार किराएदार भी नहीं था। ठीक है, ओके। तो लिव्ड, वो रहा, इस पृथ्वी पे रहा ड्यूरिंग द रेन, रेन मतलब होता है शासन, शासन ऑफ अकबर। ठीक है, नेक्स्ट ये बताना जरा, डैश दीज सर्कमस्टेंसेस ही कांट हेल्प मी, इन परिस्थितियों में तो वो मेरी मदद, These का circumstance गलत, of these गलत, at these अंडर दिस। under आप आपने रीजनिंग में नहीं लगाई कि अंडर चल रहे हैं, अंडर दी सर्कमस्टेंस, देखो इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर नहीं बोलूंगा मैं, इन सर्कमस्टेंसेस के दौरान मैं आपकी या वो मेरी मदद नहीं कर सकता, इन परिस्थितियों के चलते, इन परिस्थितियों के दौरान वो मेरी मदद, तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस ही कांट हेल्प मी। ये बताओ, 3 सेंटेंस दे रहा हूं, under नहीं अब चेंज हो गया, देख स्पेस आ जाता है ना, थोड़ा सा रीजनिंग लगा, इनको भूल जाओ। अच्छा इसमें फटाफट से रिवाइज करो, ऑन द मेन रोड, फटाफट से देखो, भूल मत जाना, इन इन बैड कंडीशन, इसमें क्या था, देखो याद हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें वैसे और कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी मैं अंडर ही भर रहा हूँ, उसका मीनिंग भी बता दिया, इसमें 100% अंडर आएगा, इसमें 100% अंडर। ठीक है चलो, शी रिसीव्ड अस डैश ए स्माइल। अब तो कैमरा भी उधर है। शी रिसीव्ड अस डैश ए स्माइल, उसने स्माइल के साथ हमको रिसीव किया, मुस्कुराते हुए उसने दरवाजा खोला, नहीं तो कहीं तो मुंह पे मार देते हैं। in a smile विथ ए स्माइल, क्या बात है, विथ ए स्माइल, विथ ए स्माइल, स्माइल के साथ। देखो एक चीज सुनना, जब अपन किसी चीज को कैरी किए हुए होते हैं तो विथ लगाते हैं, तो उसने अपने अपने चेहरे पे स्माइल कैरी की हुई है, ठीक है ना। अभी विथ वाले आ रहे हैं नेक्स्ट शीट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे। हिज फेस वॉज वेट, हिज फेस वॉज वेट डैश टीयर्स, उसका चेहरा आंसुओं से गीला है, आंसुओं में गीला है, आंसुओं के साथ गीला है, आंसुओं के द्वारा गीला है, ये सब आपको सोचना है। आंसुओं से, तो फिर प्रीपोजिशन by yes, wet with tears, his face was wet with tears, he was groaning, groaning का मतलब होता है दर्द से तड़पना या कराहना, वो कराह रहा था, दर्द से नहीं, दर्द में होता है, तो ये एक्सेप्शन है इन पेन। जैसे इन डेट इन कैश, दो ऑप्शन एक्सेप्शन थे पिछले वाली शीट, पिछले वाली क्लास में, इन डेट कर्जे में होता है, कैश इन कैश होता है, नगद में होता है, वैसे इन पेन दर्द में होता है, ठीक है ना। तो इन वैसे विथ ही आना चाहिए था इधर, उसकी सीरीज चल रही थी, लेकिन ये एक्सेप्शन है ना। तो रिसीव्ड विथ ए स्माइल, विथ टीयर्स, इन पेन, एक इस तरीके से आप याद रख सकते हो आगे के लिए। नेक्स्ट ये बताओ, द मैन डैश ए रेड शर्ट इज माई फ्रेंड, wearing it नहीं प्रीपोजिशन भरना है, with a red shirt विथ ए रेड शर्ट, बहुत सारे हैं मैंने बोला था विथ ए रेड शर्ट सबका आंसर सोचो जरा, in a red shirt अभी तो तू कह रहा था विथ है। in अच्छा विथ और इन में से ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? in लाल शर्ट में जो आदमी हो मेरा फ्रेंड है, in a लाल शर्ट के साथ जो आदमी हो मेरा, in विथ लग रहा है, in बोलो आपका क्या ख्याल है, या ख्याल सारे उड़ गए? हाँ बोलो 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 बोलो। बेटा ये बहुत ही जो सेशंस हैं इनको थोड़ा सा सीरियस लो, इसी से सीख सकते हो, नहीं तो कोई भी तरीके से आप प्रीपोजिशन नहीं सीख सकते, यही एक तरीका बचता है, जब अपन डिस्कस करें, जब अपन यूज करके देखें और सिचुएशंस कंसीडर करें। इन आएगा, देखो आने के लिए दोनों आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट इन है, अब दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। इनका मतलब वो भाई साहब रेड शर्ट पहने हुए हैं, वो रेड शर्ट के अंदर है, वो रेड शर्ट के अंदर यानी उसने रेड शर्ट पहनी हुई है। विथ का मतलब उसने रेड शर्ट कैरी किया हुआ है, कैरी किया हुआ है, विथ का मतलब कैरी करना होता है ना, उसके हाथ में भी तो रेड शर्ट हो सकती है, ठीक है। तो जनरली तो अपन इन भरेंगे, वाइब्रेट हो रहा है, जनरली तो अपन, ये लास्ट शीट है फटाफट से देख लो, जनरली अपन इन भरेंगे, लेकिन विथ भी भरा जा सकता है इन एक्सेप्शनल केसेस, अगर इन ऑप्शन में ना हो तो विथ भर देना, दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट
द गर्ल डैश अ बकेट ऑन हर हेड इज माई सिस्टर। वो लड़की जिसके सिर पे बकेट देख रहे हो वो मेरी बहन है। अब बकेट के अंदर तो जा नहीं सकती है ना इन्हें बकेट तो आएगा नहीं। इसमें तो कैरी करना 100% तय है, जहां जहां कैरी करना 100% तय है वहां पे विथ लगाएंगे। तो एक्सेप्शनल केसेस जनरली नहीं लिए जाते ना, ऐसे तो वहां पे भी विथ आ सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा इन आएगा, मत फाड़ उसको, विथ ए बकेट। और वहां पे हमने क्या लगाया, ज्यादा अप्रोप्रिएट इन था। नेक्स्ट, द वोमैन डैश ए बेबी इन हर आर्म्स इज माई आंट। वो औरत जिसके आर्म्स यानी बाजुओं में एक बच्चा है वो मेरी आंटी है। तो बेबी को कैरी किए हुए है, तो कैरी करने के केस में हम जनरली विथ लगाते हैं। इसलिए भी हो सकता है कि सेंटेंस ही कम हो शीट पे बताने के लिए ठीक है, और इसी कारण से अब ये बताओ। The boy with blue eyes is John. हाँ ये इसके हिसाब से है ना, नीली आंखें लेके घूम रहा है कंचियों की तरह, किसी की निकाल के आंखों से गोटियां खेलता है और लेके घूम रहा है विथ, ठीक है ना, ज़ॉम्बी है वो। तो विथ ब्लू आइज, विथ ब्लू आइज नहीं होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। इन ब्लू आइज। तो फिजिक का हिस्सा अगर अपन बताते हैं, फिजिक उसकी बॉडी का हिस्सा है वो, तो हम इन बताते हैं। जैसे जैसे हम ऐसे बता सकते हैं द गर्ल इन ब्यूटीफुल हेयर, ठीक है ना, किसी भी टाइप के फिजिक का हिस्सा बताएंगे हम। द बॉय इन एरिस्टोक्रेट, एक नोस होता है का ना, जैसे शाहरुख खान का है, क्या बोलते हैं उसको आप, एरिस्टोक्रेटिक नोस, एरिस्टोक्रेटिक नोस है। हाँ, जिसका नोज कुछ इस टाइप का होता है, कुछ अलग सी शेप बताइए उसकी। तो जो कुल मिला के कैसा भी अपन अपन बॉडी फिजिक का हिस्सा बताएंगे तो हम क्या लगाएंगे, In। ठीक है। अब अगर आपको लग रहा हो कि वाकई में उसके हाथ में ब्लू आइज हो तो सर नकली आंखें लेके घूम रहा हो तो विथ लगा सकते हो एक्सेप्शनल केस में, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी इन। ठीक है, क्लियर है। तो पोशाक बताओगे तो इन, बॉडी का फिजिक का हिस्सा बताओगे तो इन, अदरवाइज कैरी करने के केस में क्या, पिछली शीट से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम इसको विथ। वियरिंग ए रेड शर्ट, इसका मतलब है बैकेट कैरी किए हुए हैं, इसमें बेबी कैरी किए हुए हैं, इसमें फिजिक या शरीर का हिस्सा होने पर हम इन लगाएंगे, इन विथ इन, करेक्ट। फिजिक्स लिखना ही नहीं है, फिजिक लिखना है। फिजिक की स्पेलिंग है ये, फिजिक मतलब आपका बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिक, इसमें ई को साइलेंट को फिजिक बोलते हैं इसको, अरे फिजिक ही बोलते हैं। हाँ जी। व्हाट आर यू लिसनिंग, वो हु आर यू टॉकिंग, दोनों का मीनिंग बताओ। तुम क्या सुन रहे हो? तुम किससे बात कर रहे हो? तुम क्या बात कर रहे हो। तो सही है क्या ये सेंटेंस, दोनों मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दोनों सही है क्या। Who are you talking? ये गलत लग रहा है। तो फिर क्या होना चाहिए इसकी जगह, पता नहीं पता। टू whom, हाँ झूठे। मेरा टू होम, हाँ सही बोला, बोल। To whom are you talking? टू होम आर यू टॉकिंग, तो हमने नरेशन में किया था ये, हमने नरेशन में किया था कि हुम में से को जब हम हु बना देते हैं तो उसका टू कहीं ना कहीं चला जाता है, वो ब्लास्ट में आ जाता है। तो दोनों में एक ही मिस्टेक है। वॉट आर यू लिसनिंग टू, हु आर यू टॉकिंग टू। अपन कई बार कहते हैं मेरी सुन, तो अपन कैसे बोलते हैं, लिसन टू मी, क्या बोलते हैं। तो लिसन और टॉक वर्ब के बाद में टू प्रीपोजिशन का आना तय है, उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आना तय है। अब देखो ये टू और हु मिलके टू हुम बन जाएगा, अगर हम टू इधर ना लगाएं तो ये टू और हु मिलके क्या बन जाएगा, टू होम। लेकिन फिर भी कहीं तो आया, कहीं तो आया ना, तो कहीं तो आएगा, अगर कहीं ना आए तो सेंटेंस में गलती है। कब कब, जब लिसन, देखो जब अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आर पहले आता है और प्रीपोजिशन एक ही आता है। टू और विथ दो प्रीपोजिशन कैसे आएंगे, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू विथ चर्चित टू और विथ दोनों लगा दिए, इज इट करेक्ट। या तो मैं लिखता आई एम टॉकिंग विथ चर्चित, आई एम टॉकिंग टू चर्चित, और टू इज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, दो प्रीपोजिशन नहीं आएंगे। डन। किसी की बात को सुनना, किसी से बात करना। देख लेता हूं मैं कौन सा शीट है। हाँ तो ये लास्ट है, फाइनली ये लास्ट है। He did not answer me. हाँ, he did not answer dash my questions। Of my question. क्या, Of my question. Oh, और इसके बारे में क्या ख्याल है। He did not give answer. to my. दोनों में टू, Of my question. दोनों में ऑफ। नीचे। इन दोनों में बताओ फिर। Priyan stresses the importance स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, of the importance of punctuality. और नीचे में Rem
frame without studies of the importance of functionality. ऑन द इम्पोर्टेंस दोनों में, Off, दोनों में off. नहीं दोनों पहले वाले में इन दोनों में on, उन दोनों में off. उन दोनों में ऑफ, इन दोनों में ऑन। और ये दो और emphasize. एम्फेसाइज का मतलब भी होता है जोर देना, सेम चीज है। तो इधर ध्यान दो बेटा, To the importance of honesty, the principal layered emphasize. सर दोनों में 2. दोनों में टू। द प्रिंसिपल एम्फेसाइज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, द प्रिंसिपल लेड एम्फेसिस टू द इम्पोर्टेंस। और ये आखिरी के तो पिटाई मतलब पिटी का मतलब होता है दया। ही पिटीड, जो भी प्रीपोजिशन वर्ग है, तो उसने मेरे मुझ पे दया करी। on, दोनों में on. दोनों में on। देखो ये जो 4 पेयर बने हुए हैं, इन पेयर में जो 2 सेंटेंसेस, इसमें क्या डिफरेंस है ये समझ में आया? देखो आंसर यहाँ पर भी आ रहा है, आंसर यहाँ पर भी आ रहा है, स्ट्रेस यहाँ पे भी आ रहा है, स्ट्रेस यहाँ पे भी आ रहा है, एम्फेसाइज यहाँ पे भी आ रहा है, एम्फेसिस यहाँ पे भी आ रहा है, पिटीड यहाँ पे भी आ रहा है, पिटी यहाँ पे भी आ रहा है। पर फर्क क्या है? यहाँ पे ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ पे ये एज ए नाउन यूज हो रहा है, क्योंकि वर्ब तो यही खत्म हो गई। समझ आया? यहाँ पे ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ पे ये एज ए नाउन यूज हो रहा है, क्योंकि वर्ब तो यही खत्म हो गई। यहाँ पे अगेन ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पे वर्ब यही खत्म हो गई, तो ये एज ए नाउन यूज हो रहा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपन ने पहली क्लास में डिस्कस किया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम नाउन करेगा। तो यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे ये नाउन है, और ऊपर ऊपर वाले सेंटेंस में सेम टू सेम ही के बाद पिटी आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो यहाँ पे ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है, ही के बाद सब्जेक्ट, ये वर्ब, अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है। तो चारों पेयर्स में ऐसा हो रहा है कि जो वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स कॉमन वर्ड्स हैं, वो एक जगह वर्ब है, एक जगह नाउन है, एक जगह वर्ब है, एक जगह नाउन है, एक जगह वर्ब है, एक जगह नाउन है। वर्ब के केस में चारों ही केस में नो प्रीपोजिशन। ही डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। हम कहते हैं कि यार आंसर मी, आंसर मी, मुझे आंसर करो, ठीक है। द पीएम स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, द प्रिंसिपल एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, एंड ही पिटीड मी। उसने मेरे को पीट दिया। पिटीड मी का मतलब है ठीक है ना, उसने मुझ पर दया करी। लेकिन जब ये नाउन का काम कर रहे हैं, तब सब में प्रीपोजिशन आएगा, और सबका अपना अपना प्रीपोजिशन फिक्स है, जो याद रखना है। आंसर के आगे टू एज ए नाउन आ रहा है, स्ट्रेस और एम्फेसाइज के आगे ऑन, और पिटी के आगे भी ऑन। याद हुआ क्या? फिर से एक बार, फिर से आंसर, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, पिटी। अगर वर्ब की तरह आ जाए, कैसे पता चलेगा वर्ब की जगह आ जाए? इनसे जस्ट पहले सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये खुद वर्ब है, तब नो प्रीपोजिशन। एक शीट और है अभी, ठीक है। नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, हाँ ये इसके बाद लास्ट है नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। और अगर ये एज ए नाउन आ जाए, तो अपना अपना प्रीपोजिशन फिक्स रखते हैं। कौन कौन से हैं? आंसर के बाद टू है, बाकी 3 में ऑन है, ठीक है ना। स्ट्रेस ऑन, एम्फेसिस ऑन, और पिटी ऑन, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ जो शीट में ढूंढ रहा हूँ वो अगर लास्ट है तो ठीक है, अगर वो शीट लास्ट वो नहीं आती है इसके बाद, तो इसका मतलब फिर और भी है, तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे। देख लेते हैं, अगर वही शीट आ जाती है तो फिर खत्म करेंगे। तो वही आ गई, एक पेन एक पेपर, हाँ नहीं खत्म करेंगे करके इसको, ठीक है। एक पेपर और पेन निकाल लो। सॉरी क्या यार, इसके बाद एक शीट और है क्या? क्या करें, आगे कंटिन्यू करें? फिर वो होमवर्क नहीं दे पाऊंगा मैं। चलो मैं 2 शीट बचती हैं, 2 या 3 शीट बचती हैं, तो नहीं कर पाएंगे जल्दीबाजी में, मजा नहीं आएगा फिर, है ना। तो मैं हाँ नहीं, इसी ग्रुप में, इसी सेक्शन में 2 से 3 शीट अभी बचती हैं, फिर सेक्शन सी शुरू हो रहा है, उसमें होमवर्क देना है मुझे। अच्छा ए ग्रुप की बात कर रहा है क्या? हाँ इसका ग्रुप अलग है, तेरे को ज्वाइन करना है, ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। छोड़ो, फटाफट से कवर करते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हो जाएगी अभी 5 मिनट में हो जाएगी। देखो इधर देखो, इधर देखो। हाँ नहीं, इस शीट को एक बार बंद करो, बंद करो, बंद करो, इधर देखो। द कमिटी कंसिस्ट, जल्दी बताओ, इजी इजी है। वेरी गुड। कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है, सबको पता है। लेकिन अगर कंसिस्ट की जगह कंप्राइज आ जाए तो नो प्रीपोजिशन। वेरी गुड। देखो कंसिस्ट ऑफ बराबर कंप्राइज होता है अकेला, कंप्राइज बराबर कंसिस्ट ऑफ, ऐसे याद रखो, मैथमेटिकली याद रखो, कंप्राइज बराबर कंसिस्ट ऑफ। तो अगर आप ऑफ लगाओगे तो कंसिस्ट आएगा तो ऑफ आएगा, कंप्राइज आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, समझ आया? यहाँ पे ऑफ 10 मेंबर्स, यहाँ पे क्रॉस। नेक्स्ट, कंप्राइज वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता, कंसिस्ट के बाद किया जाता है।
ये बताओ। When he was sleeping, a thief entered dash his house. In his house, they entered dash a hot exchange. Exchange का मतलब होता है लेन देन, और हॉट एक्सचेंज का मतलब होता है जब भारी रकम की लेन देन हो, जैसे करोड़ों की कोई लेन देन हो तो उसको कहते हैं हॉट एक्सचेंज। वो 1 करोड़ की लेन देन में एंटर हुए, यानी उनके बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ। दोनों में ऊपर वाले में इन गलत है, हाँ, और नीचे वाले में क्या कहा आपने, वो भी गलत है। ऊपर वाले में नो प्रीपोजिशन, नीचे वाले में इनटू। ओके, अब सुनो सुनो सुनो, फिजिकली एंटर हो रहे हो तब तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब थी फिजिकली एंटर होगा ना, खुद घुसेगा ना फिजिकली, उसकी बॉडी वाइज वो घुसेगा। लेकिन यहाँ पे वो कोई हॉट एक्सचेंज कोई एग्रीमेंट के अंदर थोड़ा घुस गए, ट्रांजेक्शन तो एग्रीमेंट पे हुआ होगा, करोड़ों का मान लो कोई प्रॉपर्टी की लेन देन हो रही है, तो उस हॉट एक्सचेंज उस भारी रकम के ट्रांजेक्शन में वो फिजिकली नहीं घुस सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंटर होने का मीनिंग फिजिकली एंटर होना नहीं है, इसलिए इनटू। समझ आया? रूल्स पढ़ो, लिखा हुआ नहीं है आपके बुक में, लिखा हुआ देख लेना। नहीं नहीं अभी मत देखो, अब इसमें देखो, चलो इसको फटाफट से रिपीट करो। इसमें क्या आएगा क्रॉस, इसमें क्या आएगा इनटू। जब आप फिजिकली एंटर हो रहे हो तो कुछ नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि चर्चित एंटर हो गया है, रूम के अंदर एंटर हो गया, तो बोलो चर्चित एंटर्ड इनटू द रूम कहूंगा या चर्चित एंटर्ड द रूम कहूंगा। द रूम फिजिकली एंटर हो रहा है ना वो, तो जनरली अपन ये वाला एंटर ही यूज करते हैं, और उसके साथ में नो प्रीपोजिशन। कभी कभी एंटर वर्ब ऐसा इस्तेमाल हो जाए जिसमें फिजिकली एंटर होने का केस नहीं है, तो फिर इनटू। अब ये बताओ, इसमें मैं भर रहा हूँ क्रॉस, इसमें मैं भर रहा हूँ फोर, दोनों का मीनिंग पहले तो बताओ, दोनों में से क्या सही है? गेम लास्ट मतलब खत्म होना, समाप्त होना, लास्ट हो जाना। तो गेम जो है 2 घंटे में समाप्त हुआ, द गेम इसमें भी 2 घंटे में समाप्त हुआ। दोनों में से क्या सही है? ऊपर वाला सही या नीचे वाला सही, या दोनों सही या दोनों गलत? दोनों गलत, दोनों सही। अब दोनों में डिफरेंस बताओ, दोनों में डिफरेंस बताओ। सर गेम जो है 2 घंटे तक और चलेगा, नहीं 2 घंटे तक चलेगा। लास्ट का मतलब समाप्त होना होता है, चलना होता ही नहीं है। तो 2 घंटे पहले ही खत्म हो, नहीं, 2 घंटे में खत्म। बोलो बोलो बोलो। अच्छा एक हिंट दूं क्या, एक हिंट दूं? हाँ। ऊपर वाला गेम एक फुटबॉल मैच है, नीचे वाला गेम एक क्रिकेट मैच है। अब सोचो, सर फुटबॉल के साथ तो फुटबॉल के साथ नो प्रीपोजिशन और क्रिकेट के साथ और ऐसा नहीं है। हाँ बोलो। 2 घंटे। ठीक है, तो नीचे वाले में 2 घंटे 1 मिनट सर हो सकता फुटबॉल के अंदर, सर फुटबॉल के अंदर तो अलग अलग टाइप के गेम, अलग अलग गेम्स होते हैं ना। है, जैसे कि जैसे कि सर एक दूसरी नहीं। वो क्रिकेट में होते हैं भाई, और इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, पहले चैप्टर में ही पढ़ा है। हाँ सुनिए, 2 घंटे तक गेम चला, लेकिन वो 2 घंटे फिक्स थे या नहीं थे? जैसे फुटबॉल मैच हो जाए या हॉकी मैच हो जाए, इसमें फिक्स होता है टाइम, 2 घंटे तो 2 घंटे है ना। तो जब ड्यूरेशन फिक्स होती है तब नो प्रीपोजिशन। और क्रिकेट के मैच में कभी ड्यूरेशन फिक्स होती है क्या? उसमें ओवर्स फिक्स होते हैं, फुटबॉल में टाइम नहीं होता। वो एक अलग केस हो गया ना, अरे वो एक अलग केस है, वो एक अलग केस। जिस जो एक्टिविटी का टाइम पहले ही फिक्स था और उतनी ही देर चला वो तो उसमें तो आएगा नो प्रीपोजिशन। और पहले से फिक्स नहीं था और कितनी भी देर चला, फिर वो बताने के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, जैसे क्रिकेट वाला सीन है। तो इसमें ड्यूरेशन फिक्स होती है नो प्रीपोजिशन के केस में, इसमें ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती। अब इन दोनों में से बताओ क्या सही है? आई इन्वाइटेड हिम टू लंच, आई इन्वाइटेड हिम फॉर लंच। दोनों सही। दोनों सही। दोनों में ज्यादातर वैसे ये काम आता है ना, ये कम काम आता है। दो ये ना हो तो ऑप्शन में ये भरना, लेकिन दोनों का स्लाइट मीनिंग चेंज है। यहाँ पे लंच एक प्लेस माना जाता है, प्लेस ऑफ लंच, और यहाँ पे लंच एक एक्टिविटी माना जाता है। अरे बुक्स मत मत बंद मत करो, वापस निकालो, वापस निकालो, वापस निकालो, और बुकलेट भी निकालो। हम बुकलेट भी निकाल लो ना बेटा। हाँ जी, तो यहाँ पे लंच एज ए प्लेस माना जा रहा है, यहाँ पे लंच एज एन एक्टिविटी या कोई क्रिया मानी जा रही है। यहाँ पे लंच के लिए बुलाया जा रहा है, यहाँ लंच को बुलाया जा रहा है। तो लंच को बुला रहे हैं मतलब डाइनिंग प्लेस मान सकते हो, या लंच जहाँ पे आप कर रहे हो उस जगह को आप जब कह रहे हो तो टू लंच होगा। ठीक है, होने में दोनों सही है, ज्यादा अप्रोप्रिएट टू है। इन्वाइटेड टू ए प्लेस और इवेंट, इन्वाइटेड फॉर एन इवेंट। ठीक है, ही इज प्लेइंग डैश द गिटार। बताओ प्रीपोजिशन भरो। विद द गिटार। गिटार के साथ खेल रहा है, बच्चा है, विद आएगा तो फिर ही बच्चा हो जाए। और अब बजा रहा है, प्लेइंग ही इज प्लेइंग ए मॉडर्न ट्यून डैश द गिटार। ऑफ द गिटार। वो गिटार पर एक मॉडर्न ट्यून बजा रहा है, एक तो गिटार को बजा रहा है ऑन द गिटार।
ऑन द गिटार। तो देखो सिंपली अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे, नॉट ओनली गिटार, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार, सितार, तबला, फ्लूट, कोई भी, तो नो प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, लेकिन उस पे कुछ स्पेशल प्ले कर रहे हो, कोई स्पेशल गाने का नाम दे दिया है, कोई धुन का नाम दे दिया, तब फिर क्या आएगा, ऑन आएगा। फिर चाहे से ये गिटार हो या सितार हो या पियानो हो, हमेशा ऑन आएगा। ऐसा नहीं कि सर गिटार के ऊपर कैसे बैठेगा, वो नहीं सोचना है ना। वो नहीं सोचना। पियानो पे तो ऊपर बैठ के बजाते हैं, लेकिन गिटार पे तो थोड़ा। हमेशा दो ही प्रीपोजिशन हैं, या तो क्रॉस या ऑन। जब सिंपली प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो तो नो प्रीपोजिशन, सिंपली प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, और प्लेइंग समथिंग स्पेशल ऑन इंस्ट्रूमेंट। आप इन सब में मुझे प्रीपोजिशंस भर दीजिए फटाफट 2 मिनट में। नहीं अभी, और डिस्कस वो निकालो, पेंसिल निकालो, वो मतलब पेन और रफ पेपर निकालो, सबके आंसर्स बताओ। और क्विकली करना, मतलब 10-10 सेकंड में फटाफट भरना। ये लास्ट शीट है फाइनली। जैसे पहले का आंसर क्या लग रहा है आपको? ऐसे करो, चलो ऐसे करो, सुनो मेरी बात। आप ऐसे मार्क करो, डिस्कस उसके सामने अपनी क्या प्रीपोजिशन लगाया, डिसाइड उसके सामने ऐसे ऐसे मार्क करो अपनी अपनी शीट्स में। डिस्कसिंग डिस्कस लिख दो शॉर्ट में, ताकि पता चल जाएगा भी डिस्कस का आंसर आपने ये दिया, क्योंकि इसमें सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ ना, पता कैसे चलेगा कौन सा डिस्कस। उसके सामने उसका प्रीपोजिशन। इतना टाइम नहीं लगाना, इतनी देर में 4 भरने, जो भी लग रहा है जल्दी जल्दी। ये छोटा सा टेस्ट मान लो आप। इतना थोड़ा क्लियर लिखना कि समझ में भी आए। नहीं मुझे भी आना चाहिए, मैं चेक करूंगा। जल्दी 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 जल्दी। 16 सेंटेंस है, 5 मिनट में करो। नहीं सही गलत के बारे में मत सोचो, जो भी आपको फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन में जो आपको लग रहा है वो भरो। एम्प्ली कब तक होता है? एम्पली मतलब पर्याप्त रूप से, पर्याप्त रूप से, पूर्ण रूप से, ठीक है। दैट की प्रोविजन होता है। दैट तो प्रीपोजिशन नहीं होता, दैट तो कंजंक्शन होता है वैसे। अबाउट। अबाउट होता है, अबाउट प्रीपोजिशन होता है भाई, है ना। छापो तो छाप दो। इन्वेडेड। इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना, अटैक का सिनोनिम कह सकते हो उसको। इसके बाद कुछ 4 से 5 मिसलेनियस रूल्स हैं, वो हम एक्सरसाइज के साथ ही करेंगे। हाँ एक्सरसाइज के साथ ही ऑन द गो ही कर लेंगे उसको। हाँ नेक्स्ट क्लास में। इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ लिखा हुआ है? अकंपनी है, कंप्लेन का है। अकंपनी मतलब कंपनी देना, साथ देना। किसी का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो पूछते जाना, जैसे ये पूछते जा रहा है, क्योंकि आपको साथ के साथ वोकैब भी डेवलप करते चलनी है। सर नो प्रिविलेज पढ़ना हो तो आप क्रॉस लगा दो या लिख दो नो प्रीपोजिशन। मान लो ये 16 सेंटेंस आ गए आपके सीबीएसई बोर्ड में, इन 16 में से आ गए 5 तो आते हैं, प्रीपोजिशन के 5 तो आएंगे बस। में से 4 बने होते हैं। अब जो एरर निकालने वाले उसमें दो तीन वो तो एरर भी तो निकाल, प्रीपोजिशन की निकल सकती है, किसी की भी निकल सकती है एरर तो। 20 नंबर क्या थे? ओमिशन। चलो देखो इधर देखो। उस एल1 को कहते हैं ओमिशन। ये मान लीजिए इसमें जब पहले लोग किया टू हम्म शेयर बाय गवर्नमेंट पहले लोग थे कहाँ लिखा है?
वो तो फिर अगला है ना बेटा, प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में एक ही आएगा, ऐसा किसने कहा? इसे तो टू इसमें भी लग गया। आप तो इसके हिसाब से क्या लगेगा वो सोचो, आगे तो बराबर आया है। अकंपनी का मतलब कंपनी देना यानी साथ देना। अकंपनी मतलब कंपनी देना या साथ देना। ओवरराइड मतलब हावी होना। BENEATH। नहीं, इसमें नहीं है। बड़ा है। 16 बार कर दिए टोटल, 16 के 16 कर दिए। गिना नहीं। 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16। 4/16। अब सोचता रहे चार कौन से सही है। हाँ, किसी और का हुआ है तो बताओ, दोबारा लिख के जल्दी लिख फिर फटाफट से, टाइम नहीं है। ठीक है। 4/16 है चर्चित का स्कोर। सब लोग जल्दी जल्दी करो। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाल देता हूँ। यार फिर देखना पड़ेगा ना, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, उसके आगे बस इतना सा वर्ड लिख देना, डिस्कस डिसाइड डिस्क्राइब। नहीं, ये लिख डिस्कस डिसाइड क्या है। अरे आपका इन दोनों मेरिट को अलग बनाए क्या? पेपर सेम बने। क्या इन दोनों मेरिट को सेम बने पर अलग बने। अलग अलग माना हो ना, 2 मैरिड है ना। हाँ, लास्ट मैंग तेरा हो गया दिखता है, देना। ऐसे कभी नहीं है गलती। तू ध्यान दे कौन से 4 सही हैं, 12 कौन से गलत हैं। ठीक जैसे ही होंगे। अच्छा, 16 में से मुश्किल से 2 या 3 ऐसे, दो रिसेंबल मतलब एक जैसा दिखना, समरूप दिखना है ना। 2 से 3 सेंटेंस ऐसे मान लो जिसमें कुछ अलग अलग वर्ड्स होंगे, जैसे कंपनी रिसेंबल, बाकी सारे वर्ड्स आपके डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं या नहीं, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज करते हो नहीं करते हो उन सबको। सर मिल तो गया। ऐसे ही सेंटेंस आते हैं, ऐसे ही सेंटेंस आते हैं जो एग्जाम में आते हैं सरल से, बट ये भी हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। सर मिल गए 4 सही। 1 2 3 4। नंबर ऐसे टिक मार करके दे देता था। डिस्कस के बाद क्या है, ऑफ। गलत। गलत। इलस्ट्रेट के बाद ऐट, गलत। अटैक के बाद अपना कर, अपना कर। अपना स्कोर बताना मत किसी को, है ना। आप ही बताओ। नहीं, अब नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग बस छुपा के रख ले, छुपा के रख कह रहा हूँ। ये मैं ऑफिस हूँ। नहीं, हो गया जो हो गया। हाँ, और किसी का? हाँ रख दो, हाँ ला दे, दो भाई जल्दी दो। ये पेन किसका था? 4 तो शुरुआत में बोले तो इधर बंद कर। 10 मिनट देता। मुझे कितने करने का दिया था? अभी रुक गया, मैं बता रहा हूँ स्कूल में बता रहा हूँ। क्या बताएगा? लो छुपाओ अपना स्कोर, लो पेन लो आपका, लाओ। रिमेनिंग स्टूडेंट्स। और ये 1 2 3 4 सही है। ठीक है, अभी खोलेंगे ना, सोचता रहे जब तक, सस्पेंस को कायम रख। तेरा तो बता दिया, बाकी लोग नहीं बताएं, किसी को बता दिया तो फिर मुझसे बुरा को नहीं होगा। लेट द गेम बिगिन, गेम को गेम ही रहने दो। ये लो, देख लो सर, पूरे गलत है। लाओ वो दे मेरे को। पूरे गलत है।
ट्राई करो तो। पता तो चलता है ना कौन सी एक घंटे लगे। ले छुपा ले। वाह, ये मेरे को लगा नहीं था इतना साल सही है। यही तो खास बात है प्रीपोजिशन की, जो होता है वो लगता नहीं है, जो लग जाता है वो होता नहीं। हाँ जी दे दो भाई साहब दे दो। लो हो गया। लो पेन दो, पेन दो, पेन दो। बताना नहीं किसी को भी। ये बड़ा नहीं है क्या डिस्क्राइब का? कहाँ है? ठीक है, तो आपके 15 में से ही वैल्यूएशन होगा फिर। भाई लिखा ही नहीं है कईयों में, तो नहीं लिखने का मतलब क्या है? नो प्रीपोजिशन है क्या? हाँ, नहीं लिखने को नो प्रीपोजिशन मानना है क्या? तो फिर डिस्क्राइब को भी नो प्रीपोजिशन मानूं मैं? हाँ क्रॉस को नो प्रीपोजिशन। मतलब आप बताएगा। समरूप दिखना, एक जैसा दिखना। लो जी, अब दे दे, तू भी बचा है लास्ट में। नहीं सब देखो। आ रहेगी हमारे से ज्यादा 16। थोड़ा ज्यादा आते हैं क्या कभी? ला दे दे, अब दे दे। कल तू तो पूरा भर ही नहीं पाया, तो फिर बाद में। तो सुनिए भाई। ये लास्ट के एक दो मैंने चेक नहीं किया, थोड़ा जल्दीबाजी में था, मैं आंसर्स बता रहा हूँ देखो। मेरे क्या? फिर बराबर मेरे देखो एक मार्क्स आया था, उसको सिर्फ 10 बना दिया। इधर तो देखो, इधर तो देखो। ये तो याद। तो फिर आपने हमको 4 के सब मोटिव पे दिए। 4 में नो प्रीपोजिशन भरा है ना आपने? ये क्या? ये 4 सही थे। आप पूरे सर नहीं, मैंने बहुत सारा में भरा है। कहाँ भरा है? वो मैंने क्रॉस किया है, आंसर क्रॉस ऐसे लिखा है मैंने। हाँ जी, अब सुनिए इधर सुनिए। अब मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं, इधर देखो, अब इधर देखो, मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं कि डिस्कस लिखो, डिसाइड लिखो, डिस्क्राइब लिखो, इलस्ट्रेट लिखो, क्योंकि इसी में तो राज है। ये सारी वर्ब्स डिस्कस, डिसाइड, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, अटैक, इन्वेड, अप्रोच, अकंपनी, विजिट, ऑर्डर, डिमांड, एडवाइस, रिसेंबल, ओवरराइड और मैरी के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। राम मैरिड सीता लिखते हैं हमेशा। लेकिन जब अपन उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं, सीता वाज मैरिड या ही गॉट मैरिड, तो पैसिव वॉइस में मैरी के बाद टू आता है। तो इसको तो एक्सेप्शन मानो, ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ गया, इसको एक बार अलग से देखो। बाकी सारे के सारे सेंटेंस में नो प्रीपोजिशन आएगा। तो 15 वर्ब्स याद करनी है, कैसे याद करोगे? डिस्क, हाँ रट लो, भले कुछ भी कर लो, या सबसे अच्छा तरीका है बार बार इसको यूज करो। डिस्कस, दे आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, कश्मीर की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स डिसाइड इट, कई बार कहते हैं ना डिसाइड इट, डिसाइड ऑन इट, ऐसे थोड़ा ना कहते हैं। डिस्क्राइब नेचर, इलस्ट्रेट, अब शीट निकालो, इलस्ट्रेट होमवर्क देने के लिए, इलस्ट्रेट द प्रेजेंट पॉलिटिकल। ही अटैक मी, ही अटैक ऑन मी नहीं आएगा, ही अटैक मी। चाइना इन्वेडेड इंडिया आएगा, अप्रोच मी आएगा सीधे ही, अकंपनी मी आएगा, ठीक है ना। ऑर्डर 2 कप, सीधे ही कहते हैं ऑर्डर 2 कप्स ऑफ कॉफी, ऑर्डर्ड, ठीक है। डिमांड पेंसिल्स करते हैं, डिमांड फॉर पेंसिल्स नहीं होता, आप लोगों ने शायद 4 भरा था। हाँ, शी एडवाइस हर चाइल्ड, ये तो यार हम नरेशन करके आए हैं। एडवाइस्ड में हमने कहा उसमें कोई प्रीपोजिशन भरा था? सजेस्टेड के बाद 2 भरा था, एडवाइस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन, एडवाइस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं भरा था। कंसिडर, ओवरराइड के ऊपर ओवर भरा होगा कईयों ने, वो भी गलत है। मैरी के बाद कुछ नहीं आता। आपने इतने सारे शादियों में नहीं जाते हो आप? शादियों में नहीं लिखा रहता है राम मैरी सीता, राम मैरी सीता है, ठीक है। हाँ जी, अब अपना अपना शीट्स खोल लीजिए। जो नहीं आ रहे तो इधर देखो एक बार, इधर आओ, जाओ जाओ। यहां तक हमने कवर कर लिया है, यहां से थर्ड सेक्शन देख लो बेटा, अच्छा है आपके पास, यहां से थर्ड सेक्शन शुरू हो रहा है। फॉर प्रीपोजिशंस के साथ लगने वाले कुछ वर्ड्स, इस वर्ड्स में वर्ब्स भी हैं और नाउन्स भी हैं। जैसे सॉरी के बाद फॉर आएगा, ठीक है ना, क्लियर है? सॉरी के बाद फॉर आएगा, आई एम सॉरी फॉर, और फिर कुछ भी बता देंगे मैं किस चीज के लिए सॉरी हूं, ठीक है। फिर टू प्रीपोजिशन की लिस्ट है, फिर विथ की है, फिर ऑफ की है, फिर एट की है, फिर फ्रॉम की है, फिर ऑन की है, और फिर इन की है। और उसके बाद फाइनली ये कुछ रूल्स हैं, यहां से लेके यहां तक। ये सारे आपको एक हफ्ते में याद होने चाहिए। नहीं हुए तो फिर आपका स्कोर देख लेना प्रीपोजिशन। क्यों? मेरी बात सुन, इसको यहां से लेके यहां तक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? पढ़ने में 5-10 मिनट। 5 बार पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से आधा घंटा।
आप एक एक प्रीपोजिशन को रोज 5 बार बस रीडिंग लगा लो। अफेक्शन फॉर, अपोलॉजी फॉर, कैपेसिटी फॉर, कॉम्पनसेशन फॉर, कैनवास फॉर, सब्स्टिट्यूट फॉर, फॉन्डनेस फॉर, मैच फॉर, पैशन फॉर। केवल रीडिंग लगाओ, फिर आप देखो आपको याद होता है कि नहीं होता है। अब हम ये कहेंगे कि हमसे तो हमको करना ही नहीं चाहते, तो फिर आपकी दुनिया में कोई भी मदद नहीं कर सकता। और सेक्शन सी एक ऐसा सेक्शन है जो कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता, समझ गए? जो पढ़ा सकते थे कितना भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा लो, ये तो आखिरी में आप बार बार रीड करोगे तो ही पता चल तो ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ये एक्सरसाइज करवाऊंगा कॉमन एरर्स की, क्योंकि कॉमन एरर्स की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रीपोजिशन के केस में। प्रीपोजिशन भराने वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पहले हम ये करेंगे फिर टेस्ट लेंगे। तो इसमें बेटा ये सब काम आएंगे। सेक्शन सी में से 70% है इसमें, अभी तक जो हमने पढ़ा वो 30% ही था, 70% इसमें से आता है फिक्स प्रीपोजिशन। चलो आप बुकलेट लो, या फिर अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो सोचो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।